अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाकिस्तान लाइव में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आयशा सलमान और मैं हूं आर्या नज़ीर। तो आज दिन भर की काफ़ी अहम खबरें हैं, लेकिन अपने नाज़रीन के साथ जो है पहले टॉप स्टोरीज शेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहली टॉप स्टोरी हमारे पास है नवाज शरीफ के हवाले से कि नवाज शरीफ सियासी तौर पर मुतहरिक हो चुके हैं। आज इजलास भी बुलाया गया और उसमें अहम फैसले भी लिए गए। उसके बाद सबका इंतखाबी निशान बैलेट पेपर पर होना चाहिए, साद रफ़ीक की जानिब से ये कहा गया। आज जब इजलास हुआ तो उसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने मीडिया के सामने ये मुतालबा रखा था। जी हाँ, और दूसरी जानिब गज़ा पर बमबारी का सिलसिला जारी है। 1 माह मुकम्मल हो चुका है और 10,000 फ़लस्तीनी भी शहीद हो गए हैं। वहाँ क्या सूरत हाल है ये आपको बताएंगे। और कॉन्गो वायरस अब सर उठाने लगा है, मज़ीद जानें लेने लगा है। क्या एक नई वबा की तरफ ये इशारा है? इस पर भी हम बात करेंगे पाकिस्तान लाइव में। जी हाँ, साथ ही साथ सिंध से जिक्र करें कि ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में पीपी की फतह है। हमने देखा कि काफ़ी बड़ी जो है कामयाबी उनकी जानिब से ली गई है और अभी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपी जो है इस वक्त सर फहरिस्त है। अभी जो है अहम खबर सामने आई है कि मियांवाली एयरबेस हमले में गैर मुल्की असलहा इस्तेमाल होने का बड़ा इंकशाफ। गुज़िश्ता रोज़ मियांवाली एयरबेस हमले से मुतालिक सनसनीखेज़ इंकशाफात मंजरेआम पर आ गए हैं। मियांवाली हमले में मारे जाने वाले दहशत गर्दों से गैर मुल्की असलहा बरामद। असलहा अमरीकी साख का है। दहशत गर्दों से मिलने वाले असलहे में AK-74, RPG-7, M4 और M16A4 शामिल है। माहिरीन का कहना है कि अफगान सरजमीन पर अमेरिका के तैयार करदा हथियार खुलेआम फरोख्त हो रहे हैं और दहशत गर्दों तक उनकी रसाई इंतहाई आसान है। अमरीकी साख के हथियार अफगानिस्तान में वाफिर मकदार में मौजूद हैं। 2 दहशत गर्द पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानने के नुमाइंदा खुसूसी सदीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं। सदीक साजिद, इस हमले को जो है हमने देखा कि बरवक्त कार्रवाई से नाकाम तो बनाया गया था और ये खबर पहले ही आ रही थी कि जो है बाहर से इसके ताने बाने मिल रहे हैं और अब जो है इंकशाफ भी हो चुका है। जी बिल्कुल, जो 7 दहशत गर्द मारे गए और उनके हवाले से जब इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल की गई और शनाख्त उनकी की गई तो पता ये चला कि इन्होंने न सिर्फ फौजी वर्दियां पहनी हुई थी बल्कि गैर मुल्की असला भी इन्होंने इस्तेमाल किया। और ये वो गैर मुल्की असला है जो कि अमेरिकन और उनके इत्तेहादी नेटो ममालिक जो है वो अफगानिस्तान में छोड़ कर गए थे। और ये गैर मुल्की असला इनसे बरामद होने का वाज़ेह मतलब है कि ये असला जो छोड़ कर गए थे वो इनके हाथ जो है वो लग चुका है। और मियांवाली एयरबेस हमले में दहशत गर्दों से जो बरामद होने वाला तमाम असला है वो अमरीकी साख का है, जिसमें जो है वो RPG-7 है, M4 है, AK-47 और M16A4 ये राइफलें वगैरह शामिल है। और अफगान सरजमीन पर अमेरिका के तैयार करदा जो हथियार हैं वो खुलेआम फरोख्त हो रहे हैं और दहशत गर्दों तक इनकी रसाई बहुत आसान है, ये दिफाई माहिरीन का कहना है। और पाकिस्तान के खिलाफ गैर मुल्की सरजमीन का इस्तेमाल और अमेरिका के अफगानिस्तान के निज़ाम के बाद दहशत गर्द न सिर्फ आज़ादाना घूम फिर रहे हैं बल्कि गैर मुल्की हथियारों का भी इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। और ये जो अफगानिस्तान में वाफर मिकदार में हथियार मौजूद हैं वो दहशत गर्द पाकिस्तान के खिलाफ ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पहले भी जब जोम कंटोनमेंट में हमला किया गया था उसमें भी जो हथियार इस्तेमाल किए गए थे वो भी अमरीकी साख्ता थे और साजो सामान भी सारे का सारा अमरीकी साख्ता था। और अफगान जो अबूरी हुकूमत है उनको चाहिए कि अपनी सरजमीन को दहशत गर्दों के इस्तेमाल से रोके। पाकिस्तान इस हवाले से ठीक है सदीक साजिद, साथ ही रहेगा ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद है। बाबर अलाउद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमने पहले देखा कि हमला जिसको बर वक्त नाकाम बना दिया गया और उस वक्त भी आपसे जब गुफ्तगू हुई थी और आपने भी ये कहा था कि इसमें जो है बाहर से ताने बाने इसके मिलते हैं और अब ये इंकशाफ भी हो चुका है कि अमरीकी साख्ता ये असलहा है जो कि यकीनन अफगानिस्तान की सरजमीन से ये लोग आए, उनकी जानिब से हमला किया गया। जी बिल्कुल, ये एक और सबूत है और ये पहले भी इस चीज़ के खदशे का इजहार किया जाता रहा है। और ज़ाहिर है डेफिनेटली जब कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पे अफगान इंटरिम गवर्नमेंट से मसला टेकअप भी किया था कि जब अमेरिकन यहाँ से जा रहे थे तो उनका जो असला था वो लोगों के मुख्तलिफ ग्रुप्स के हाथों चढ़ गया। वही असला भी यूज़ हो रहा है जिसको वो पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाई उनको यूज़ करते हैं। ज़ाहिर है अफगानिस्तान के अंदर तो अभी ऐसा को उनकी एक्टिविटी है नहीं है, वहाँ से तो अमेरिकन नहीं है, वहाँ पर तो जंग नहीं हो रही। तो ये असला भी है या जितने भी इनके जंगजू हैं इस तरह के जो अबैंडन हुए हैं उनका रुख अभी पाकिस्तान की तरफ है और ये बहुत सीरियस इशू है। अफगानिस्तान की हुकूमत को इसको सीरियस लेना पड़ेगा क्योंकि वो उसको सीरियस नहीं लेंगे तो बड़े इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी फिर खित्ते के लिए और हमारे हमसाय मुल्क के लिए उतने ही संगीन हो सकते हैं। इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। अब देखें जितने भी असले की तफसीलात सामने हैं ये सारे वो वेपन हैं जो कि अमेरिकन आर्मी यूज़ करती है, नेटो फोर्सेज यूज़ करते हैं, वो इनके पास है। अदरवाइज उनके अपने मुल्क में तो ना असला बनता है ना वहाँ पर उनके पास ऐसा असला है। पहले अफगान जहाद का असला यूज़ होता रहा है, रशियन ओरिजिन का, अभी ये असला यूज़ हो रहा है। और इसमें मैं कहूँगा बड़ा ही रिस्पॉन्सिबल तरीक़ाकार था, बिहेवियर था, एटीट्यूड था जब अमेरिकन यहाँ से जा रहे थे
अपने तो जान छुड़ा के यहाँ से भागे, और ये नहीं सोचा कि जितने वेपन इक्विपमेंट हैं ये जब इन लोगों के हाथ चढ़ जाएंगे तो उससे दुनिया के जो अमन है वो खतरे में पड़ेगा। और अभी वो समझते हैं कि शायद पाकिस्तान में के लिए ये खतरे का बायस, अमन के खराबी का बायस बने हुए हैं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह इनसे निपट रहे हैं, आइंदा भी निपट लेंगे। ये दूसरों को भी सोचना चाहिए, क्योंकि ये वेपन इतने लार्ज तादाद में वहां पर इनके पास मौजूद है, और उनके पास ज़ाहिर है इसका असले के साथ साथ इनका गोला बारूद भी है, और इनमें से ज्यादातर लोग ये पहले यूज भी करते रहे हैं। तो ये एक बहुत सीरियस संगीन इशू है जिसके ऊपर बहरहाल मेरा ख्याल है इंटरनेशनल कम्युनिटी को सोचना पड़ेगा, स्पेशली अमेरिका की जिम्मेदारी है कि चूंकि इसके एग्जैक्टली यही बात बाबर अलाउद्दीन साहब कि अब तो हमारे पास सबूत भी मौजूद हैं, तमाम इंकशाफात भी हो चुके हैं। पाकिस्तान को सिफारती सतह पर किस तरह इस चीज़ को आगे लेकर चलना चाहिए, इसको कैसे टेकअप करना है? सफारती सतह पर देखिए, ज़ाहिर अफगानिस्तान के दुनिया के साथ इस वक्त सफारती ताल्लुकात है नहीं है। एक विंडो थ्रू पाकिस्तानी बचती है जिसके जरिए वो दुनिया से को बातचीत करते हैं। तो लेकिन फिर भी डायरेक्ट एक मुल्क है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, यूएन का वो मेंबर है, तो पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन के लेवल पे भी और रीजनल जो हमारे मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन है उस लेवल पे भी, बायलैटरली भी अफगानिस्तान के साथ डायरेक्टली ये मामला सीरियसली टेकअप करना चाहिए कि ये इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि कोई हथियार, असला, बारूद आपके मुल्क में है और डायरेक्टली वो आप दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी अब ये क्या कि जी वो आपके लोग नहीं, ये तो बात कोई एक्सेप्टेबल है ही नहीं है। असला आफ्टर ऑल ये लोग लेके आते हैं, जहाँ जहाँ उससे असले के ज़ख़ीरे अभी भी हैं, काम तो इस पर अफगान इंटरिम गवर्नमेंट को ही कर रहे हैं, और पाकिस्तान को भरपूर तरीके से इन सबूतों के साथ, जो कि अभी ज़ाहिर है इतनी ज़्यादा तादाद में सबूत अवेलेबल है, वीडियोज़ भी हैं, इसकी पिक्चर्स भी हैं, इसकी असले की जो कैटेगरी है वो भी है, क्वांटम कितना है वो भी है, ये सारा दुनिया के साथ हमें शेयर करना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि ये कितना संगीन और कितना इमीडिएट नेचर का ये खतरा है। अच्छा बाबर अलाउद्दीन साहब, बरवक्त कार्रवाई करके पहले तो हमने ये हमला नाकाम बनाया, उसके बाद हम ये सबूत भी सामने ले आए जिससे यकीनन अब आगे जाके दीगर फोरम्स पर भी पाकिस्तान रखेगा। तो कितनी बड़ी कामयाबी है ये पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की एजेंसी? पाकिस्तान इंटेलिजेंस की तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस तो इस तरह के काम अरसा दराज से भी ये लोग कर रहे हैं, और इसमें से बहुत सारे बेशुमार जो इंसिडेंट है वो तो होने से पहले हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज उनको रोक लेती हैं, इंफॉर्मेशन मिल जाती है, वो हो नहीं पाते, और कुछ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में लोग पकड़े मारे जाते हैं। और ये कल जो एक हो गया परसों, उसमें जिस तरीके से उनके एम एंड ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सके, तो उसके बाद ये सारे के सारे दहशतगर्द मारे गए, असला भी ज़ाहिर उनका पकड़ा गया। कामयाबी तो उसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज की, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की, दोनों की बहुत बड़ी कामयाबी है, जिनको भरपूर तरीके से हाईलाइट करना चाहिए, ताकि इससे एक तो दहशतगर्दों को भी मजीद धचका लगता है, और साथ ही साथ हमारी जो फोर्सेज हैं जो इसमें लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारे पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, उनके हौसले भी बहुत बुलंद होते हैं। बाबर अलाउद्दीन साहब, यकीनन जो कार्रवाई जो थी जिसे नाकाम बनाया गया, ये यकीनन हमारे दुश्मनों के लिए भी एक वाज़ेह पैगाम है कि पाक अफवाज, हमारे जवान हर वक्त तैयार हैं। यहाँ पर हमारी आवाम को क्या स्टेप्स लेने चाहिए, कितनी ज़रूरत है इत्तेहाद की इस वक्त फ़ौज और आवाम में? अवाम को भरपूर तरीके से फौज को सपोर्ट करना चाहिए। अवाम की भारी एक्सरसाइज ऑलरेडी फौज को सपोर्ट करती है, बट सोशल मीडिया में कुछ एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स को हमें जो है पूरी तरीके से एक्सपोज करना चाहिए, और अवाम में किसी किस्म की बदगुमानी या किसी किस्म का इबाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कोशिश यही करते हैं। अब देखें, ये परसों भी जो हमला हुआ, उस हमले के बाद जिस तरीके से ट्रोलिंग हो रही थी, उस हमले के बाद जिस तरीके की खबरें आ रही थी, और इंडियन मीडिया के साथ इन क्राइम्स मिलके जो लोगों को मिसलीड किया चला जा रहा था कि खुदा ना खासा हमारे जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं काफी नुकसान उनका हुआ है, और लोगों को डीमोरलाइज करने की जरूरत थी। नेशन को इस सिलसिले में पूरी यकजाहियत का मुजाहरा करना चाहिए, और उनके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर होती है गवर्नमेंट की तरफ से, उन पे यकीन रखना चाहिए, और हर जगह अपने ट्रुप्स को, अपने फोर्सेस को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, खास तौर पे ज़ाहिर है गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ सब कुछ हो रहा है, रियासत को हमें सपोर्ट करना चाहिए, न कि इन एलिमेंट्स की बातों में आना चाहिए जो कि इन चीज़ों की, इन वाक़यात को भी अपनी नाम नहाज सियासत से जोड़ने की कोशिश करते हैं। एक खतरनाक ट्रेंड है, हर बंदे को, हर पाकिस्तानी को उसका तदारक करना चाहिए, अपना फर्ज अदा करना चाहिए मुहब्बे वतन पाकिस्तानी होने की हैसियत से। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमारे नुमाइंदा खुसूसी सदीक साजिद भी हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ेंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की 4 साल बाद पार्टी सेक्रेटेरिएट 180H मॉडल टाउन आमद हुई है। पार्टी सदर शहबाज शरीफ के दीगर रहनुमाओं के हमरा नवाज शरीफ का इस्तकबाल भी किया गया। नवाज शरीफ की मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में मुलाकातों के आगाज़ के साथ ही
पार्टी की इंतखाबी मुहिम का आगाज़ भी कर दिया गया। नवाज शरीफ से पार्टी के मरकजी रहनुमाओं ने मुलाकात की। मुलाकात करने वालों में ख्वाजा मोहम्मद आसिफ सेशन सेल, सेनेटर इसहाक डार और मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगजेब भी शामिल हैं। इजलास में मुल्क की सूरत हाल और पार्टी की मुस्तकबिल की सियासी सरगर्मियों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इसी पर मज़ीद तफसीलात भी जान लेते हैं। ज़ुहैब काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुहैब, तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ जो है उनका आज एक अहम और पहला इजलास है। 4 साल के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद ने पार्टी सेक्रेटेरिएट में एक इजलास जो है उसकी सदारत की। पार्टी दफ्तर आए और आकर तमाम स्टाफ से भी मिले और पार्टी का जो नया दफ्तर है वहाँ पर आज वो बैठे और वहाँ पर तमाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत से मुलाकात भी की। और इस अहम मुलाकात थी जिसमें सीनियर क़यादत के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आइंदा इंतखाबात के हवाले से जो है वो तफसीली मुशावरत भी की और अपनी हिकमत अमली भी वाज़ह की। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद जो है उनकी तरफ से वाज़ह तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर कायदीन को आइंदा इंतखाबात के लिए भरपूर तैयारी के लिए जो है हदायत जो है वो जारी की गई। इनके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा हैं ख्वाजा साद रफ़ीक और उनके साथ दीगर जो रहनुमा थे वो भी इस मुलाकात में शरीक हुए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो बाकायदा तौर पर अपनी सरगर्मियाँ जो है वो शुरू कर रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर कायदीन में ख्वाजा साद रफ़ीक, सरदार एयाज सादिक, एहसन इकबाल और अब से कुछ देर बाद जो है कहा जा रहा है कि इजलास के ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो मरियम औरंगजेब हैं साबिक़ वफाकी वज़ीर, वो अब मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगी और इजलास के बारे में तफसीली ब्रीफिंग जो है वो मीडिया को देंगी। ज़ेब, इजलास में इस वक्त कौन कौन शरीक है और मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा हैं और जो एक और मामला था टिकट्स के हवाले से, क्या वो चीज़ें फाइनलाइज हो गई हैं? जी बिल्कुल, इजलास जो है से कुछ देर कबल जो है वो ख़त्म हो गया और ख़त्म होने के बाद नवाज शरीफ और मरियम नवाज जो है वो जाती उम्रा रवाना और वहाँ पर पहुँच भी चुके हैं। शहबाज शरीफ और यहाँ से रवाना हो चुके हैं और सीनियर क़यादत जो है वो यहाँ से जा चुकी है। तमाम अगर टिकटों की बात की जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो वफाकी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं टिकटों के, उनकी यहाँ पर आमद का सिलसिला जारी रहा और मुसलसल जारी है। 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत की तरफ से टाइम दिया गया है। जो भी उम्मीदवार हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट के, वो यहाँ पर अपनी जो दरख्वास्तें हैं वो जमा करवाएंगे। उन दरख्वास्तों के बाद बाकायदा तौर पर इलेक्शन सेल जो है उसके इंचार्ज जो हैं वो इसहाक डार जो हैं साबिक़ वफाकी वज़ीर, उनको बनाया गया और उसके बाद हतमी फैसला जो है उम्मीदवारान का वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ जो है वो खुद करेंगे। ताहम उनकी दरख्वास्तों का सिलसिला जो है हम यहाँ पर सारा दिन खड़े रहे वो जारी है और दरख्वास्तें वसूल जा रही हैं। बहुत शुक्रिया ज़ुहैब, हमें अपडेट कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून बहुत एक्टिव रही है इलेक्शन के हवाले से और ख्वाजा आसिफ जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं उनकी जानिब से एक बयान सामने आया है जिसमें वो कहते हैं कि जो हमारे कायद नवाज शरीफ हैं वो मुकम्मल तौर पर फिट हैं, इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। और PTI के हवाले से उन्होंने कहा कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल है। मज़ीद उन्होंने क्या कहा आपको दिखाते हैं। फिट है अल्लाह फजल है और आप भी फिट हैं इलेक्शन के लिए? इलेक्शन बिल्कुल सब इलेक्शन लड़ रहे हैं, सारे मिलेंगे, ये सब इलेक्शन लड़ेंगे। अभी फैसले सारे होंगे कुछ तरीके से लगना है। हाँ साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, क्या समझते हैं आप? सबके पास लेवल प्लेइंग इलेक्शन के लिए इलेक्शन बिल्कुल हाँ सब इलेक्शन लड़ रहे हैं, सारे मिलेंगे, ये सब इलेक्शन लड़ेंगे। अभी फैसले सारे होंगे कुछ तरीके से लगना है। हाँ साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, क्या समझते हैं आप? सबके पास लेवल प्लेइंग सब फिट है अल्लाह। तो सीनियर तज्ज़ाकार सलीम बुखारी हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले आपके साथ एक ख़बर शेयर करें कि आपको बताएं कि सेनेटर इसहाक डार के हवाले से ये खबर है। उनकी जानिब से एक बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि सदर मुमलिकत को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन में जब इंतखाबात की उन्होंने डेट नहीं दी थी तो उन्होंने कहा था कि ये आइन के जो मुनाफी ये काम किया गया है, अदालत से आइन शिकनी के मुर्तकिब करार दिए जाने के बाद सदर को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। मौजूदा मिलिट्री लीडरशिप इंतहाई ईमानदार और काबिल है, ये कहा गया। और साथ ही साथ कहा गया कि नवाज शरीफ का फौज से जो है वो फड्डा नहीं है। अगर 16 महीने की हुकूमत नहीं लेते तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाता, ये उनकी जानिब से कहा गया। कुछ बैनुल-अक़वामी कुव्वतें भी चाहती थीं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करे। इसहाक की जानिब से कहा गया कि माजी में इस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने PTI की सहूलत कारी की है। इस मामले के लिए ट्रूथ एंड कंसल्टेशन जो है वो कंसल्टेशन कमीशन जो है वो बनाया जाए। नून लीग हुकूमत में आई तो ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाने का कहूँगा। ये
اسحاق ڈار کی جانب سے کہا گیا ہے، یہ بیان ان کی جانب سے دیا گیا کہ نون لیگ حکومت میں آئی تو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانے کا کہوں گا۔ آپ کو بتائیں کہ اسحاق ڈار کی جانب سے بھی اہم بیان سامنے آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ عدالت سے آئین شکنی کے مرتکب قرار دیے جانے کے بعد صدر کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ موجودہ ملٹری لیڈرشپ انتہائی ایماندار اور قابل ہے، یہ کہا گیا۔ نواز شریف کا فوج سے پھڈا نہیں ہوگا، یہ سینیٹر اسحاق ڈار کی جانب سے کہا گیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ تمام پارٹی کے جو انتخابی نشان ہیں وہ بیلٹ پیپر پر موجود ہونے چاہیے۔ ان کا اشارہ پی ٹی آئی کی جانب تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہر ایک کو لیول پلینگ فیلڈ حاصل ہے، سب کا انتخابی نشان بیلٹ پیپر پر ہونا ضروری ہے، ہم نے کسی کو بھی جیل میں نہیں ڈالا۔ خواجہ سعد رفیق کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آپ کو سنواتے ہیں۔ اب پھر ایک الیکشن آ گیا ہے، سب کو لڑنا چاہیے، سب کا انتخابی نشان بیلٹ پیپر کے اوپر ہونا چاہیے، اور اگر کوئی جیل میں ہے تو عدالت کو اس کے ساتھ جو بھی انصاف کا معاملہ ہے وہ کرنا چاہیے۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم نہیں ہیں کسی کو جیل بھیجنے والے، نہ ہمیں کسی کو پکڑنے کا یا پکڑوانے کا شوق ہے، ہم نے میدان میں مقابلہ کرنا ہے۔ اب پھر ایک الیکشن آ گیا ہے، سب کو لڑنا چاہیے، سب کا انتخابی نشان بیلٹ پیپر کے اوپر ہونا چاہیے، اور اگر کوئی جیل میں ہے تو عدالت کو اس کے ساتھ جو بھی انصاف کا معاملہ ہے وہ کرنا چاہیے۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم نہیں ہیں کسی کو جیل بھیجنے والے، نہ ہمیں کسی کو پکڑنے کا یا پکڑوانے کا شوق ہے، ہم نے میدان میں مقابلہ کرنا ہے۔ ٹویٹر، فیس بک، سوشل میڈیا کا میدان اور ہے، گلی کا میدان اور ہے۔ تو یہ تو خواجہ سعد رفیق کا بیان تھا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے انتخابات قریب آ رہے ہیں، بیان بھی ہمیں سامنے آتے نظر آ رہے ہیں، انتخابی مہم تیز ہو چکی ہے، اجلاس بھی، اور جیسا آج نون لیگ کا بڑا اہم اجلاس اور بڑے اہم امور اس اجلاس میں جو ہیں وہ زیر غور آئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو اس سے قبل عائشہ رانا ثناء اللہ کی جانب سے بڑا اہم بیان تھا کہ نفرت کی سیاست ہوئی تو ملک تباہ ہو جائے گا۔ جو وہ بیانیہ تھا کہ ہم لوگ اب جو ہے مفاہمت کی طرف جائیں گے، نون لیگ نے اب اس پر ٹوٹلی اس کے ساتھ سٹینڈ کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بھی کہہ چکے ہیں کہ کسی جماعت پر بین نہیں لگنا چاہیے، سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے۔ تو اس طرح کی بیانات پہلے الیکشن سے پہلے دیے جانا یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ الیکشن کے بعد جو نتائج ہوں گے اس پر دھاندلی کا کوئی الزام نہ لگے، اس پر یہ نہ کہا جائے کہ فلاں پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل سکی یا فلاں فیورٹ تھی۔ اس طرح کے بیانات تو سامنے آتے ہی رہتے ہیں۔ اسی پر مزید بات بھی کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر شزرا منصب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رہنما مسلم لیگ نون ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، یہ جو بیانات کا سلسلہ ایک دم شروع ہوا ہے اور نواز شریف صاحب بھی بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، آج 180H ماڈل ٹاؤن میں اجلاس بھی چل رہا ہے، مسلم لیگ نون کیا سمجھتی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ تمام جماعتوں کو دینا یہ کس کا کام ہے؟ اور اگر جو پی ٹی آئی کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ ہر جماعت کا انتخابی نشان بیلٹ پیپر پر ہونا ضروری ہے۔ وعلیکم السلام جی، بالکل میاں محمد نواز شریف صاحب ایکٹیو ہو گئے ہیں، ہم الیکشن کے میں جانے کے لیے بالکل تیار ہیں ایز اے پارٹی، اور میاں محمد نواز شریف صاحب کا موقف سامنے آ چکا ہے، ہم بھی یہی سمجھتے ہیں۔ اور جو کہ 2018 کے الیکشن جو ہیں وہ رگز تھے، اور آر سی ایس کا اور ساری جو سٹوری ہے وہ تو اب سب کے سامنے ہے، سب کو ہر چیز کا پتہ ہے کہ کس طرح سے 2018 کے الیکشن مینیج کیے گئے اور کس طرح پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی۔ اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب کو، ہر پارٹی کو موقع ملنا چاہیے، اور ہم انشاءاللہ تعالی جتنی بھی پارٹیز میدان میں سب کو کلین سویپ کریں گے۔ یہ جو پی ٹی آئی کے ایک مت ہے نا کہ جو بڑی مقبولیت، یہ بالکل مت ہے، اور اس کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا یاد کرا دوں کہ 2022 میں جو ضمنی الیکشن ہوئے تھے، جو ان کے 7 ارکانوں کا استعفے قبول ہوئے تھے، ان کے پاس تو اتنے لوگ نہیں تھے کہ یہ 7 لوگوں کو فیس میں لا سکتے، ان کو، ان کے چیئرمین کو خود آ کے الیکشن لڑنے پڑے 7 سیٹ سے، اور جو میری ننکانہ صاحب والی سیٹ تھی اس میں انہوں نے اپنے پورا پنجاب، اس وقت ان کے پاس تھا، اس وقت یہ بڑے اپنی طرف سے مقبول لیڈر بنتے تھے، چند ہزار ووٹوں سے بڑی مشکل سے پنجاب کی پوری قوت کو استعمال کر کے یہ جیتے ہیں، اور پوری اپنی کابینہ یہ لائے ہوئے تھے اور خود آ کے یہ جلسے کرتے رہے۔ تو یہ تو ایک بالکل چند لوگوں کی، چند ٹرولز کی پھیلائی ہوئی ایک مت ہے، یہ بھی ان کی بڑی مقبولیت ہے۔ آپ گراؤنڈ ریالٹی میں جا کے دیکھیں تو لوگوں کو پتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، خاص طور سے 9 مئی کے واقعے کے بعد لوگوں کے سامنے ان کی حقیقتیں کھل کے آ گئی ہیں، اور ابھی بھی جو ان کے لوگوں کی کرپشن کی کہانیاں کھل رہی ہیں، بڑی دیر سے کھل رہی ہیں۔ آپ بزار کو لے لیں یا فرا گوگی کو لے لیں یا ان سارے لوگوں کو لے لیں،
تو ان کی کرپشن کی کہانیاں تو سب کے سامنے ہیں. اچھا شجا منصف صاحبہ، ایک اور معاملہ بھی چل رہا ہے پارٹی ٹکٹس کے حوالے سے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مزید کچھ اہم نام بھی نون لیگ میں شمولیت اختیار کرنے والے ہیں جو پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں یا جو ناراض ہیں. آپ کوئی خبر دے سکتی ہیں اس حوالے سے، یا کب تک اعلان کیا جائے گا اس کا؟ دیکھیے اس چیز کے اوپر جو میاں صاحب ہیں، میاں محمد نواز شریف صاحب اور صدر پاکستان مسلم لیگ شہباز شریف صاحب اعلیٰ قیادت اس کے اوپر غور و فکر کر رہی ہے، اور اس کے بعد ہی اس چیز کا کچھ سامنے آئے گی بات. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر شزرا منصب ہمارے ساتھ موجود تھی، مسلم لیگ نون کی رہنما ہیں، اور اس تمام تر معاملے پر وہ بات تھی. تو تمام سیاسی جماعتیں اب ایکٹیو دکھائی دے رہی ہیں بیکاز الیکشن 3 مہینے سے بھی کم وقت رہ چکا ہے. ایک اور بہت اہم ایشو جس پر ہم نے بات کرنی ہے، غزہ. 1 مہینہ وہاں ہو چکا ہے جو اسرائیل کی جانب سے بربریت اور جو ظلم کے پہاڑ ان پر ڈھائے جا رہے ہیں. بس بہت ہو گیا. اقوام متحدہ نے غزہ میں فوری طور پر جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا ہے. اقوام متحدہ کے تمام بڑے ذیلی اداروں کے سربراہان نے فلسطینیوں کی اموات پر اظہار برہمی کیا ہے. اقوام متحدہ کے بیان میں کہا گیا کہ غزہ میں ایک پوری آبادی محصور اور حملوں کا شکار ہے. وہ زندہ رہنے کے لیے ضروری اشیاء تک رسائی سے محروم ہیں. ان کے گھروں، پناہ گاہوں، ہاسپٹلز اور عبادت گاہوں پر بمباری ناقابل قبول ہے. غزہ پر اسرائیلی حملوں میں اب تک اقوام متحدہ کے 28 اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں. یہ تعداد کسی بھی تنازع میں اب تک مارے جانے والے اقوام متحدہ اہلکاروں کی سب سے بڑی تعداد ہے. غزہ میں ایک ماہ میں طبی عملے کے 175 افراد شہید ہوئے، جن میں ڈاکٹرز بھی شامل ہیں. غزہ پر اسرائیلی حملوں کو 1 ماہ مکمل ہو گیا. شہید فلسطینیوں کی تعداد 10,000 کے قریب پہنچ گئی ہے. اسرائیلی جارحیت میں 9,700 فلسطینی اب تک شہید ہو چکے ہیں، جبکہ شہداء میں 4,880 بچے اور 2,550 خواتین شامل ہیں. غزہ میں زخمیوں کی 32,000 سے زائد تعداد ہے. غزہ پر آگ اور بارود کی بارش 21ویں روز بھی جاری ہے، جبکہ وحشیانہ بمباری سے شمالی غزہ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے. اچھا، اسی پر ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں سابق سفارتکار ہیں عاقل ندیم صاحب. بہت بہت شکریہ عاقل صاحب آپ کے وقت کے لیے. آپ سے بھی بات کریں گے. ایک سٹوری اپنے ویور سے شیئر کر دیں کہ سرگرم فلسطینی رکن احد کو اسرائیلی فورسز نے گرفتار کر لیا ہے. اسرائیلی فورسز نے مغربی پٹی میں 22 سالہ کارکن کے گھر پر چھاپہ مار کر اسے گرفتار کیا ہے. اسرائیل کے فوجی ترجمان کا کہنا ہے کہ تمیمی کو پر تشدد سرگرمیوں کو ہوا دینے کے شبے میں گرفتار کیا گیا ہے اور ان سے پوچھ گچھ بھی کی جا رہی ہے. تمیمی 14 سال کی عمر میں مشہور ہوئی تھیں جب ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں وہ اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے اسرائیلی فوجی کو منہ سے کاٹ رہی تھیں. وہ فلسطین کے کاز کے لیے مزاحمت کا ایک سمبل بھی بن چکی ہیں. اسی پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفارتکار عاقل ندیم صاحب. السلام علیکم عاقل صاحب. 31واں روز ہے اور جو ظلم اور بربریت جاری ہے اس وقت وہاں پر، گو کہ اقوام متحدہ نے اب مطالبہ تو کیا اور مطالبات کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ مطالبات سنائی نہیں دے رہے ہیں یا پھر اثر نہیں کر رہے ہیں. کیا ریزنز ہیں؟ دیکھیں، اس میں بڑی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل نے اب لگتا ہے کہ یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ حماس کے جو ان کے لیے ایک مسئلہ ہے اس کو انہوں نے ختم کر کے چھوڑنا ہے، اور بدقسمتی سے اس میں انہیں مغربی طاقتوں کی حمایت بھی لگتا ہے کہ حاصل ہے. آپ دیکھیں امریکہ جو ہے وہ بھی یہی اسی بات پہ زور دے رہے ہیں کہ جی حملہ پہلے کس نے شروع کیا. حماس نے بے گناہ اسرائیلیوں کو مارا اور ان کو اغوا کیا اور اس کا یہ جواب ہے. اور چونکہ یہ کافی عرصے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے تو اس سلسلے کو ختم ہونا چاہیے. تو اس اگر آپ پرسپیکٹو سے دیکھیں تو مجھے نہیں لگتا کہ چاہے دنیا میں چاہے کتنا زور و شور ہو، آپ دیکھیں ایون امریکہ میں اور بعض یورپی ممالک میں بہت بڑے بڑے اجتماع ہوئے ہیں، پروٹیسٹ ہوئے ہیں، اور اسرائیل کو کافی کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اسرائیل ٹس سے مس نہیں ہو رہا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اب چونکہ اب انہوں نے غزہ میں داخل بھی ہو گئے، زمینی انہوں نے حملہ بھی آلموسٹ شروع کر دیا، انہوں نے غزہ کو 2 حصوں میں آلموسٹ تقسیم کر دیا ہے. تو یہ ابھی جنگ کافی دیر اور جاری رہے گی اور بدقسمتی سے اور بھی بہت ساری اموات ہوں گی. اور اس میں میرا خیال میں ابھی بھی کچھ بہتری آ سکتی تھی اگر مسلمان ممالک کوئی ایک متحدہ کوئی اسٹانس لیتے اور
مغربی ممالک پہ پریشر ڈالتے کہ اسرائیل کو مزید اس طرح کے وحشیانہ اقدامات سے روکے، لیکن لگتا ہے کہ ان کے اپنے کوئی اسٹیکس ہیں یا اپنے کوئی ان کے مفادات ہیں جن کی حفاظت کے لیے وہ اس پہ اسرائیل پہ یا مغربی ممالک پہ زیادہ دباؤ نہیں ڈالنا چاہتے. تو میرا خیال میں یہ ایک لمبی جنگ ہوگی، اور اس میں جب تک کہ اب جب چونکہ ہم اسرائیلی فوجیں جو ہے وہ ہم غزہ میں داخل ہو چکی ہیں، تو اب دیکھنا ہوگا کہ حماس کس طرح ان کو مشکل وقت دیتا ہے. اگر حماس اچھا مقابلہ کرتا ہے اور ان کے کافی کیجویلٹیز ہوتی ہیں، ان کے ٹینکس جو ہے اگر تباہ و برباد ہوتے ہیں یا ان کے فوجی جو ہے وہ زیادہ تعداد میں مارے جاتے ہیں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ شاید کچھ اس میں تبدیلی آئے، اور اسرائیل کا جو اس وقت بڑا سخت سا اسٹانس ہے اس میں کچھ تبدیلی آئے. اس وقت تک میرا خیال میں مجھے نظر نہیں آ رہا کہ جب تک کہ وہ اس کو یقین ہو جائے کہ حماس کے سارے انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا، اور اس کے بعد مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ ان کی اب یہ پالیسی ہے کہ غزہ کو فلسطینیوں سے خالی کرا دیا جائے، جس طرح انہوں نے پہلے بھی بہت ساری سیٹلمنٹ جن میں فلسطینی آباد تھے ان کو نکال کے اور یہودیوں کو وہاں پہ سیٹل کرایا. تو ان کا بھی یہی ابھی لگ رہا یہی رہا ہے کہ وہ کوشش کریں گے کہ یہ سارے جتنے بھی ریفیوجیز یہاں سے بن کے نکلیں اور مصر میں سینائی کے علاقے میں جائیں، اور پھر اس کے بعد جس طرح بہت عرصے سے بہت پرانے ریفیوجیز بھی غریب باہر ہیں اور وہ واپس نہیں آ سکے ہیں، لبنان میں ہیں، شام میں ہیں، ایجپٹ میں ہیں، جارڈن میں ہیں، یہ سارے لوگ تو ابھی تک واپس نہیں آ سکے. تو میرے خیال میں یہی اب اسرائیل کا ایم اب یہی لگ رہا ہے کہ غزہ کو فلسطینیوں سے مکمل طور پہ خالی اچھا کرایا عاقل صاحب، فضل الرحمان سراج الحق ملتے ہیں حماس کے سربراہ سے، یہ کتنا سمبولک ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ان ملاقاتوں سے کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ میرے خیال میں کچھ زیادہ فرق نہیں پڑے گا. یہ تو صرف ایک اپنے سالیڈیرٹی کے اظہار کے لیے وہ ان سے ملنے گئے ہیں. اور حماس کے سربراہ خود بھی وہ قطر سے رہ کے اپنا جو ہے وہ وہاں پہ حماس کے حالات کو دیکھ رہے ہیں، لیکن چونکہ آن گراؤنڈ وہ موجود نہیں ہیں، اور یہ ہے کہ اسلامی جو یہ پارٹیز ہیں مختلف ممالک کی، ان کے بارے میں عرب ممالک میں کافی جو ہے ریزرویشنز ہیں. مثلا آپ دیکھیں کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ حماس اور اخوان المسلمین جو ہیں جو ایکسٹریمسٹ سمجھے جاتے ہیں کہ ایجپٹ میں اور دوسرے ممالک میں سمجھے جاتے ہیں کہ بڑے وہ ایکسٹریمسٹ قسم کے ایلیمنٹس ہیں، تو ان کے خلاف تو حکومتوں میں جو عرب ممالک کی حکومتیں ہیں ان میں تو ان کے خلاف کافی غصہ ہے اور کافی ان کے خلاف ایکشنز بھی لیے گئے. آپ دیکھیں ایجپٹ میں تو ہزاروں اخوان کے جو سپورٹرز تھے ان کو مارا بھی گیا تھا. تو میرا نہیں خیال کہ اس ملاقات سے کوئی خاص فرق پڑے گا، سوائے اس کے کہ آپ یہ اپنی پاکستانی مسلمانوں کی سپورٹ کا اعلان کر رہے ہیں، اور اس سے زیادہ اس کی کوئی وقت نہیں ہے. ٹھیک ہے عاقل ندیم صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، اور تمام تر معاملے پر بات کر رہے تھے. اور جو ملاقاتیں ہوئی ہیں فضل الرحمان اور سراج الحق کی، وہ ایسا تو غزہ کے جو فلسطین ہے ان کے ساتھ سولیڈیرٹی کا تو اظہار کیا جا سکتا ہے، لیکن کوئی ان کا آپ کہہ لیں کہ کوئی اثر نہیں ہو سکتا یا اس طرح کا ان کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے، بیکاز رکوانا ہے، دے آر لیسٹ انٹرسٹڈ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. اس بارے میں وہ بات نہیں کر رہے ہیں. مسلم امہ کی میں بات کر رہی ہوں، وہ OIC کے 56 ممالک کی میں بات کر رہی ہوں. ابھی ناظرین آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں، مریم اورنگزیب میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں. معلوم ہے کہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب آج PMLN کی سیکریٹریٹ میں 4 سال کے بعد پہلی دفعہ تشریف لائے، اور 21 اکتوبر کو جب ان کی وطن واپسی ہوئی اس کے بعد آج ان کا PMLN سیکریٹریٹ میں اپنے دفتر میں پہلا دن تھا. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح 21 اکتوبر کو پورے پاکستان نے 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم محمد نواز شریف کا استقبال کیا. نہ صرف جلسہ گاہ میں جنہوں نے پہنچ کر استقبال کیا، بلکہ لاہور کے جتنے انٹری پوائنٹس پاکستان کے دوسرے علاقوں سے آنے والے لوگ تھے وہ چوک ہو چکے تھے. سڑکوں کی کیرنگ کیپیسٹی جو تھی وہ ختم ہو چکی تھی،
اور اس سے بڑی تاریخی پولیٹیکل موبلائزیشن پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی. ہمارے مخالفین دوربینیں لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع تھا اور سب سے بڑی پولیٹیکل موبلائزیشن تھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اور وہ اس لیے پورے پاکستان سے، بلوچستان سے، آزاد کشمیر سے، گلگت بلتستان سے، اسلام آباد سے، پنجاب سے، سندھ سے، خیبر پختونخوا سے لوگ کیوں آئے تھے؟ کیونکہ آج بھی پاکستان کی عوام کو یہ یقین ہے کہ اگر کوئی بھی موجودہ حالات سے، مشکلات سے پاکستان کی عوام کو نکال سکتا ہے تو وہی شخص جس نے ہر دفعہ اپنا منصب سنبھالتے ہی پاکستان کی عوام کو ریلیف اور پاکستان کی عوام کی خدمت کی. ان کو یقین تھا کہ پھر سے اگر کوئی معیشت سنبھال سکتا ہے، اگر کوئی ملک کے حالات بہتر کر سکتا ہے، اگر کوئی بجلی کے بل کم کر سکتا ہے، اگر کس کے پاس یہ تجربہ ہے، یہ نیت ہے، تو وہ صرف اور صرف محمد نواز شریف صاحب کے پاس ہے. اور جس کا ثبوت اور جس کا اعلان 21 اکتوبر کو پاکستان کی عوام نے کیا. اور آج جب محمد نواز شریف صاحب سیکریٹریٹ آئے تو انہوں نے اپنے سینئر قیادت کے ساتھ میٹنگ کی. آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان مسلم لیگ وہ واحد جماعت ہے، پاکستان مسلم لیگ نون وہ واحد جماعت ہے جس نے اپنا الیکشن سیل اناؤنس کر دیا ہے، جس نے اپنی مینیفیسٹو کمیٹی بنا دی ہے اور اس نے اپنا کام شروع کر دیا ہے، جس نے انوائٹ کر لی ہیں اپلیکیشن امیدواروں سے پورے پاکستان سے. 1 نومبر سے 10 نومبر تک یہ پروسیس مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اس کے بعد یہاں پی ایم ایل این سیکریٹریٹ کے اندر پارلیمنٹری بورڈز جو پورے پاکستان کے پارلیمنٹری بورڈز ہیں اور پھر سینٹرل پارلیمنٹری بورڈز ہیں وہ کانسٹیٹیوٹ کر دیے گئے ہیں اور بہت جلد ان کی اناؤنسمنٹ کر دی جائے گی. تو یہ واحد جماعت ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کی قیادت میں الیکشنز کے لیے ہم ہیں تیار. اور ہم تیار ہیں ایک دفعہ پھر نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کے اندر مہنگائی انشاءاللہ ختم کرنے کے لیے، آج جس نوجوان کے پاس ڈگری ہے اس کو روزگار دینے کے لیے، آئی ٹی کے سٹارٹ اپس دینے کے لیے، ان کو روزگار کے ایسے مواقع دینے کے لیے کہ ان کو در در نوکری کے لیے نہ پھرنا پڑے بلکہ اپنے گھر بیٹھ کے وہ اپنے بزنس کے سٹارٹ اپس کو سٹارٹ کر سکیں. کسان کو سستی کھاد دینے کے لیے، سستی بجلی دینے کے لیے، سولر انرجی کی پیداوار کے لیے، اور سب سے پہلے ملک کے اندر امن لانے کے لیے، ملک کے اندر اتحاد لانے کے لیے، ملک سے عدم برداشت مٹانے کے لیے ہم ہیں تیار. پاکستان مسلم لیگ نون ہے تیار اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. آج پاکستان کی عوام 21 اکتوبر کے بعد صرف محمد نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ امید لگا کر بیٹھی ہے. وہ اس لیے کہ ان کو یقین ہے کہ اگر دوبارہ سے پھر سے ملک کو ترقی، خوشحالی اور نوجوان کو کوئی روزگار دے سکتا ہے، سی پیک کو دوبارہ شروع کر سکتا ہے، بجلی کے منصوبے جو بنائے جو بند پڑے تھے جب ہم 16 مہینے پہلے حکومت میں آئے، جن کو آ کر مینٹیننس نہیں ہو سکتی تھی، جن کی 20 سال کے پرانے منصوبے 2013 سے لے کر 2018 تک منصوبے مکمل کیے نواز شریف نے. چاہے وہ موٹر ویز کا جال ہو، چاہے وہ سڑکوں کا جال ہو. پنجاب کے اندر جس طرح شہباز شریف نے پنجاب کے لوگوں کی خدمت کی، مفت صحت کا علاج آپ کے ڈور سٹیپس کے اوپر پہنچتا تھا. پاکستان یہاں پہنچ چکا تھا، پنجاب یہاں پہنچ چکا تھا. دوائی آپ کی مفت، ٹیسٹ آپ کے مفت، ڈینگی کا ٹیسٹ آپ کا مفت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. چاہے وہ پنجاب کی سڑکیں ہوں، پنجاب کے اندر بجلی کی پیداوار ہو. اور جس طرح 16 ماہ میں یہ جرت صرف پاکستان مسلم لیگ نون نے کی کہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا شہباز شریف کی قیادت. بہت تنقید ہوئی ہم پہ کہ دوسری جماعتیں ختم ہو رہی تھیں، دوسری جماعتوں کا سیاسی پولیٹیکل کریئر ختم ہو رہا تھا، آپ نے بھی اس پہ سیاست کرنی تھی. ہم نے سیاست نہیں کی، ہم نے پاکستان کو اور ملک کو بچایا، پاکستان کی عوام کو بچایا، ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. اور شہباز شریف صاحب نے تمام اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر یہ کام کیا جس پہ آج ہمیں فخر ہے. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. لیکن ایک دفعہ پھر جیسے میں نے پہلے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون وہ واحد جماعت ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الیکشن کے لیے
तैयार है और तमाम वो चीज़ें जिसका सफ़र 2013 में शुरू किया था, चाहे वो अवाम का रिलीफ हो, चाहे वो मुल्क की तरक्की हो, खुशहाली हो, अमन हो, दहशतगर्दी का खात्मा हो, नौजवान के लिए रोज़गार हो, सब कुछ दोबारा से फिर से इंशाल्लाह तरक्की के उस सफ़र को शुरू करेंगे। मैडम ये बता दीजिएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस थी वो कुछ खत्म होती लग रही है, असर के वक्त रोज़ा तोड़ने जा रहे हैं वो। एक तो ये, दूसरा ये बताइएगा मियां नवाज शरीफ कब से बड़ी मुलाकातें करने जा रहे हैं? आप भी बात कर लो ना। हाँ जी, तो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है, पीपल्स पार्टी खासी तनकीद करती है, तो क्या समझती हैं लेवल प्लेइंग फील्ड है क्या बेसिकली क्या? देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 2018 में जब RTS बैठा था तो उसमें PDM का एक इत्तेहाद बना था मौलाना फजलुर रहमान साहब की सरबराही में, जो आज तक कायम है। और PDM के अंदर पहले पीपल्स पार्टी भी थी, तमाम जमातें थीं, और उसके बाद जब इत्तेहादी हुकूमत बनी, क्योंकि पाकिस्तान के मसाइल ऐसे हैं जो कोई एक सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, चाहे वो सियासी जमातें हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स, चाहे वो जुडिशरी है, तमाम लोगों को इकट्ठा होकर पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल को ख़त्म करना होगा। पीपल्स पार्टी के साथ हमारी इत्तेहादी हुकूमत बनी, उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जैसे बाकी जमातों ने मुल्की मसाइल के लिए काम किया, शहबाज शरीफ साहब के शाना बशाना खड़े होकर काम किया। अब जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात है और जो आपने बात की, तो जो पाकिस्तान की सियासत की फील्ड है, जो पाकिस्तान के अवाम की फील्ड है, वो 21 अक्टूबर को पूरे पाकिस्तान ने और सियासी जमातों ने देख लिया। अल्लाह ताला का फजल है। तो इस वक्त जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, उनको मेरा मशवरा है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना ना रोएं, बल्कि फील्ड में इलेक्शन की तैयारी करें, जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है। और जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनको बहाल करके इलेक्शन की तैयारी शुरू की है, उस तरह तमाम जमातों, और ये लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना अभी से रोना इस बात की निशानदही करता है कि हमारी मुखालिफ जमातों को और हमारी पाकिस्तान की सियासी हकीकतों को भी ये बात मालूम हो चुकी है, और जमातों को कि 21 अक्टूबर के बाद पाकिस्तान की आवाम ने नवाज शरीफ के हक़ में जो फील्ड है उस पे उसका ऐलान भी कर दिया है, और इंशाल्लाह चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हक़ में वो ऐलान 21 अक्टूबर को हो चुका है। इसलिए ये रोना आपकी शिकस्त की निशानदही करता है, जो आप समझते हैं कि अभी मैं प्रेस टॉक देख रही थी, मेरे भाई हैं शर्जील मेमन साहब, वो कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। तो पीपल्स पार्टी एक तरफ कह रही है हम क्लीन स्वीप करेंगे, दूसरी तरफ कह रही है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तो मेरे ख्याल में सारी जमातों को ये मशवरा है कि 8 फरवरी को फील्ड के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रोने से बेहतर है कि फील्ड के अंदर तैयारी करें, इलेक्शन की तैयारी करें, आवाम को रिलीफ देने की तैयारी करें, जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त तैयार फील्ड में मौजूद है। PDM एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही? जी बिल्कुल PDM एग्जिस्ट करती है। दूसरा ये बताइएगा नवाज शरीफ कब अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज? हमारी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ तो 21 अक्टूबर को हो चुका है। हम लोग फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह जितनी पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में, चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज शरीफ साहिबा की क़यादत में, पूरे पाकिस्तान में सिंध से आपने देखा ट्रेन आई, हैदराबाद से ट्रेन आई, बलूचिस्तान से आए लोग, खैबर पख्तूनख्वा से लोग। तो इस वक्त जो एक वफाक की जमात नज़र आ रही है, जिसने 21 अक्टूबर को लाहौर आकर ये फैसला सुनाया है कि उनका जो वोट है, उनकी जो सपोर्ट है, वो अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के। अच्छा मैडम ये बताएं कि एक दफा लोधी साहब, मीनारे पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा जलसा हुआ, ठीक है, लोगों ने देखा, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने वहाँ पर सिर्फ अपने मसाइल बताए। लोग तो मुंतजिर थे कि वो उनके मसाइल के हवाले इसको जो बताएंगे। पहली बात है ऐसे तो ना करें कि ठीक है, ये तो ना करें, तारीफ तो पूरे दिल से करें ना, एक बार फिर करें। बहुत अच्छा था, मानते हैं, चलो वेरी गुड। पहली बात, नवाज शरीफ साहब ने अपनी पूरी तकरीर में ये कहा कि मैं अपने ज़ाती जो मेरे साथ नुकसानात हुए हैं, जो मजालिम हुए हैं, उन सबको भुलाकर मैं मुल्क के लिए वापस आया हूँ, मैं मुल्क को, आवाम को रिलीफ देने के लिए। और उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने 9 नकाती एजेंडा बताया कि हम किस तरह ब्रॉड कॉन्टूर्स, जो जलसे की तकरीर होती है उसमें आप अपना पार्टी का मंशूर मैनिफेस्टो तो नहीं बयान करते, लेकिन आप एक पूरा
ब्रॉडर अपने प्रायोरिटी एरियाज़ बताते हैं, जो मियाँ साहब ने बड़ी तफसील से बताए, और उन्होंने आवाम के मसाइल से बात शुरू की। उन्होंने बिजली के बिल दिखाए जो 11 रुपये यूनिट नवाज शरीफ के दौर में था, आज उस बिजली की जो प्राइस है वो कितने गुना बढ़ चुकी है। बात ही उन्होंने पाकिस्तान की आवाम के मसाइल से शुरू की थी। रोटी की कीमत बताई कि जो आज पाकिस्तान की आवाम 5 रुपए की रोटी उनके ज़माने में लेती थी, वो आज 30 रुपए की रोटी पाकिस्तान की आवाम। उन्होंने कहा मेरा दिल दुखता है, क्योंकि जो तरक्की का सफ़र 2017 में शुरू हुआ, 13 में शुरू किया, 17 तक पहुंचाया, उसके बाद जो हुआ वो पाकिस्तान की आवाम ने उसका खमियाजा भुगता। तो मेरे ख्याल में उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान की आवाम की बात की, और हमारा पूरा इलेक्शन मैनिफेस्टो, तमाम जो हमारे एरियाज़ हैं वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की आवाम के मसाइल से जुड़े हुए हैं, और इंशाल्लाह रिलीफ दिया था और एक दफ़ा फिर देंगे। अच्छा, 11 नवंबर को मुस्लिम लीग नून की जनरल कौंसिल का इजलास होने जा रहा है, उस इजलास का एजेंडा क्या है? ये भी कहा जा रहा है कि शायद मियां साहब फिर से पार्टी की सदारत संभालने जा रहे हैं, एजेंडा क्या है? सबसे पहले तो अभी मीटिंग हुई थी एक, जो उसमें तफसीली गुफ्तगू एहसन इकबाल साहब ने की थी कि जो मियां साहब हैं वो पूरे पाकिस्तान से आए हुए अपने कारकुनान, अपने वर्कर्स, पार्टी के अहदेदार, रहनुमा, सबका शुक्रिया उन्होंने अदा किया था कि जिस किस्म का इस्तकबाल उनका तारीखी हुआ है, उस पर सबको खराज तहसीन पेश की थी। 11 नवंबर को हमारा जनरल काउंसिल का जो इजलास है वो 1 पॉइंट एजेंडा है, जो पैलेस्टाइन के साथ सॉलिडारिटी का है, जो बर्बरियत, जुल्म और गुनाह हो रहा है मासूम बच्चों को शहीद करके, और इससे पहले इसकी मिसाल नहीं मिलती। तो जनरल काउंसिल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो होगा 11 नवंबर को, वो सिर्फ़ और सिर्फ फ़लस्तीन के साथ यकजहती, पैलेस्टाइन के साथ सॉलिडारिटी और फ्री पैलेस्टाइन की जो इसके अंदर बातचीत है, वो सब जो पूरे पाकिस्तान से जनरल काउंसिल के मेंबर्स आएंगे वो फ़लस्तीन के साथ यकजहती करेंगे। अच्छा मैम, ये रहनुमाई कर दें कि अब 30 नवंबर को हतमी जो फहरिस्तें वो जारी हो जाएंगी, जो कि हल्का बंदियों के हवाले से हैं। उसके बाद तक तो ज़ाहिर है इलेक्शन शेड्यूल आना है, 8 फरवरी का तय है। अगर मियां नवाज शरीफ की अपीलें फिक्स नहीं होती, कोई फैसला नहीं होता, तो आप नहीं समझती कि ज़्यादा मुश्किल होगी कि उनके कागजात नामजदगी? आप तो फिर दोबारा से हमारी लेवल पे प्लेइंग फील्ड पे आ गए। देखिए जी, मैं समझती हूँ कि इसके साथ एक और मैडम ऐड कर लीजिएगा कि वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, क्या इन अपीलों की बहाली के बाद वो खत्म हो जाएगा, या इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम हुई है उसके बाद? देखिए, जो नाइंसाफ़ी इस मुल्क के 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म के साथ ब्लैक लॉ डिक्शनरी का सहारा लेकर अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पर एक अकामे के ऊपर पैनमा का शोर मचाकर उनको हटाया गया अपने मनसब से, उसकी तसीह होना इस मुल्क की बेहतरी है। और अगर आज हम समझते हैं इस बात की कि वो ज़्यादती आज पाकिस्तान के अंदर बच्चा ये जानता है कि सरीना के लफाफों में आके मियां साहब का फैसला सुनाया गया था। आप भी जानते हैं, आप हमारे साथ खड़े होते थे। इसलिए इस पूरे जो इंसाफ के अमल को, इस पूरे जो इनजस्टिस उनके साथ हुआ है, पाकिस्तान के अवाम की 23 करोड़ अवाम की बेहतरी इसमें है कि इस सारी की तसीह होकर वापस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अल्लाह ताला के फजलो करम से 8 फरवरी का इलेक्शन लड़ेंगे। पाकिस्तान के अवाम के वोट की ताकत से चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेंगे, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह इक़्तिदार में आकर पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करेगी, उनको रिलीफ देगी, और जिन मसाइल में आज पाकिस्तान की आवाम और नौजवान गिरा है उसको इंशाअल्लाह ख़त्म करेगी। मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी की वो लहर चल रही है, इससे तशवीश की लहर है, और अफगानों को वापस भेजा जा रहा है, तो तवक्को या खदशा ये भी जाहिर किया जा रहा है कि खुदा न खासा ये जो लहर है ये मज़ीद फैल सकती है। ये बताइएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इस हवाले से तो अफगान जो वापस जा रहे हैं, क्या? देखिए, हमने 2013 में जब हमारी हुकूमत आई थी, उस वक़्त 14 में 13 से शुरू हुआ था प्रोसेस। मैं उस वक़्त पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर थी, और पहली दफ़ा पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी बनी थी, और पहली दफ़ा जो एलियन का कॉन्सेप्ट है, अनरजिस्टर्ड जो सिटीजन्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, ये पूरी नेशनल सिक्योरिटी के अंदर उसका ये प्लान था कि उनको कैसे रिपैट्रिएट किया जाएगा। और ये कहना कि अफ़गान वापस जा रहे हैं, हमारे पास अफ़गान रजिस्ट्रेशन एक पूरा प्रोसेस है। हमने उनकी मेहमान नवाजी की है और दहाइयों से कर रहे हैं, और हम उनकी इज्जत भी करते हैं, लेकिन जो एक प्रोसेस है, जिन्होंने अपने आप को वहाँ रजिस्टर नहीं किया हुआ, जो आज भी अनरजिस्टर्ड है, उनका वापस जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस हमारी
जो एक सिक्योरिटी है हमारा, हर अगर आप मौजूद हैं रजिस्टर करें। अगर आप रजिस्टर, उसके अंदर आपको रजिस्टर करने के मौके दिए गए हैं, बहुत दफ़ा दिए गए, नादरा के डेटाबेस में दिए गए। एलियन रेगुलेटरी रजिस्ट्रेशन रेगुलेटरी एजेंसी है मौजूद है नादरा के अंदर, इसलिए ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, अब उसका दोबारा अमल स्टार्ट हुआ है और ये एक बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहा है। इसमें सबको अपना हिस्सा डालना चाहिए। जिस तरह पीपल्स पार्टी कह रही है कि आप तनकीदी भी कर रही है, लगता है कि बिलावल को तो वज़ीर-ए-आज़म बनाने की यकीन दहानी करवाई गई थी, अब नवाज शरीफ भी इसमें आ गए, तो लगता नहीं कि पीपल्स पार्टी इस वजह से नाराज़ है आपसे? नहीं, लेकिन वो शर्जील मेमन साहब तो कोई और बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की आवाम को ये मौका दें, RTS ना बैठे तो पाकिस्तान की आवाम ये फैसला करे कि उसने अपना वोट देकर किसको वज़ीर आज़म बनाना है। और मेरा ये ख्याल है कि जिसको 3 दफ़ा बनाया था उसी पे यकीन होगा और इंशाल्लाह चौथी दफ़ा बनाएगा। मियाँ साहब अपना आज से उनका प्रोसेस मुलाकातों का शुरू हो गया। आज सियालकोट से भी MP MNA टिकट होल्डर्स आए हुए थे और अब आज से जो सिलसिला शुरू हुआ है इंशाल्लाह बहुत जल्द तमाम, बिकॉज देखिए मियाँ साहब का अब जो एक कद है, सियासी कद है, वो कह लें, एक जो उनकी बसीरत है, जो उनका तजर्बा है, जो उनका पूरा एक 3 दफ़ा उन्होंने इस मुल्क की सरबराही की है, मेरे ख्याल में वो उनके दिल में ये कौन सी जमात है कौन सी नहीं है, वो बहुत बड़ा है उनका दिल, इस बात से बहुत आगे है। तो वो तमाम लोगों के साथ मिलकर, और आपने देखा होगा कि मिसाली इत्तेहादी हुकूमत शहबाज शरीफ साहब ने चलाई है। मिसाल नहीं मिलती कि इससे पहले कभी किसी इत्तेहादी हुकूमत ने अपना पूरा टेन्योर मुकम्मल करके किसी लड़ाई झगड़े। सर मैं उन जमातों को भी इसमें खराज तहसीन पेश करती हूँ, उनको भी क्रेडिट देना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने ये समझा कि मुल्क के मसाइल ऐसे हैं, इसलिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का साथ आइस मेल्टेड है। कोई बात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद जो है वो बार बार बाकी सियासी जमातों से मुखाबत और मिलकर चलने की बात करते हैं, तो क्या आइंदा इंतखाबात से कबल जो है मुलाकातें मतरूक हैं सियासी रहनुमाओं के कायद? देखिए मैंने पहले कह दिया है, ये मैंने कह दिया है, बारी बारी कर ले। देखिए जरदारी साहब और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, ये लोग बहुत मुदब्बिर, बहुत बसीरत रखने वाले, सियासी समझ बूझ रखने वाले, आवाम के लिए इन्होंने हमेशा खिदमत की है। ये अपनी सियासत में को पैटी बनाकर ये लोग उससे बियॉन्ड है और मेरे ख्याल में इसको इसी तरह देखना चाहिए जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान ने PDM की मुश्किल वक्त में सरबराही की और सारी जमातों को इकट्ठे लेकर चले, उसी तरह इत्तेहादी हुकूमत में चाहे वो जरदारी साहब हों, चाहे वो बिलावल भुट्टो साहब हों, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो बाप की बलूचिस्तान की पार्टी हो, सब ने अपना किरदार अदा किया है पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करने। लास्ट क्वेश्चन। देखिए मैंने पहले बोला है ये कि ये बात मियाँ नवाज शरीफ साहब पे छोड़ देनी चाहिए। उनमें उनके पास इतना तजर्बा भी है कि वो किस किस को इस अमल में लाना चाहते हैं, किस किस को इस अमल के अंदर अपना हिस्सा डालने के लिए, और ये उनका फैसला है, उन पे छोड़ देना चाहिए। फिर से तरक्की के सफ़र को शुरू करेंगे। मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। अभी वक्त है ब्रेक का। तो पाकिस्तान लाइव के सेकंड आवर में खुश आमदीद। तो कुछ स्टॉक मार्केट की बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी का रुझान है। 100 इंडेक्स नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। KSE 100 इंडेक्स में 637 हुआ है, जबकि मार्केट 53,760 पॉइंट्स पर ट्रेड हो रही है। स्टॉक मार्केट में तो बेहतरी हो रही है, लेकिन डॉलर काबू नहीं आ रहा। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.17 महंगा हो गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे नजीब नाइट हमारे साथ मौजूद हैं। जी नजीब, बताइएगा कि क्यों स्टॉक मार्केट में जो है वो डॉलर जो है वो काबू में नहीं आ पा रहा? जी बिल्कुल, करेंसी मार्केट में डॉलर मुसलसल महंगा होता नज़र आ रहा है। इस वक्त भी ₹1 से ज़्यादा इजाफे के बाद इंटरबैंक में डॉलर ₹284.48, जबकि ओपन मार्केट में ₹286 है। जबकि ओवरऑल सूरत हाल के हवाले से भी बात की जाए तो मुसलसल डॉलर में इजाफा नज़र आ रहा है। 10 कारोबारी दिनों में तकरीबन ₹9 का इजाफा हुआ है इंटरबैंक मार्केट में। जबकि स्टॉक मार्केट के हवाले से बात की जाए तो स्टॉक मार्केट में मुसलसल बेहतरी
बेहतरी का रुझान है। मुख्तलिफ सेक्टर्स में इजाफा देखा जा रहा है पॉइंट्स में। इस वक्त 53,760 पॉइंट पर मार्केट ट्रेड कर रही है और मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि करेंसी मार्केट के हवाले से बेहतरी तभी आएगी जब तक इनफ्लो बेहतर होंगे, क्योंकि हुकूमत की जो कार्रवाइयाँ थी उससे जो बेहतरी आ सकती थी वो आ चुकी है। अब जब इनफ्लो होंगे, ख़ास तौर IMF के बाद जो मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद जो रकम मिलेगी या कहीं और जगह से इनफ्लो आएंगे, तभी करेंसी मार्केट में बेहतरी नज़र आएगी। इस तमाम तर सूरत पर जिब्रान सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, करेंसी और उसके अलावा स्टॉक एक्सपर्ट हैं। बताइए कैसे सूरत देख रहे हैं ओवरऑल आप? देखिए, काफ़ी टाइम से तो काफ़ी प्रेशर था डॉलर पे। तकरीबन ये आपने देखा लास्ट वीक से, तकरीबन लास्ट 2 वीक्स से डॉलर तकरीबन बढ़ रहा है और मज़ीद जो पाकिस्तान में डॉलर की डिमांड में इजाफा हो रहा है, क्योंकि इंपोर्ट बढ़ रही हैं, ऑयल का बिल बढ़ रहा है, लेकिन साथ साथ इनफ्लो नहीं आ रहे। तो एक हुकूमत ने अच्छा इकदाम दिया था जो स्मगलिंग रोकी थी और काफ़ी अच्छी हिकमत अमली अपनाई थी। इसके बाद जो है डॉलर रुका था, लेकिन अब मज़ीद जैसे ही इनफ्लो बढ़ेंगे या जैसे ही IMF की तरफ को अच्छी खबर आती है तो फिर एक ये डॉलर जो दोबारा वो नीचे आ जाएगा, जिससे मार्केट आप देखेंगे नए इंडेक्स 60,000 तक भी है, मतलब नए इंडेक्स भी देना आप देख सकते हैं। जी बिल्कुल, इम्कान इसी का है कि बेहतरी नज़र आएगी करेंसी मार्केट में भी। स्टॉक मार्केट तो काफ़ी ऊपर जा चुकी है। नजीब, अगर जिनसे आप बात करें थे, आप उनसे ये भी पूछ सके कि 100 इंडेक्स नई बुलंद तरीन सतह पर जो पहुंचा है, इसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं? और अगेन वही सवाल कि डॉलर किस तरह दोबारा इसको रिवर्स किया लग सकता है कि वो नीचे को आए, जो रुपया है जो तगड़ा हो रहा था वो दोबारा तगड़ा होना शुरू हो जाए? जी बिल्कुल, जिब्रान बताइएगा कि स्टॉक के हवाले से क्या वजह है कि मुसलसल बेहतरी का रुझान है? कौन से सेक्टर्स में ज़्यादा इजाफा देखा जा रहा है? देखिए, पहले तो ऑयल सेक्टर और सीमेंट सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। अब साथ साथ टेक्सटाइल सेक्टर, फर्टिलाइज़र सेक्टर, ऑटो सेक्टर, काफ़ी सारे अब तकरीबन सारे सेक्टर में परफॉर्मेंस अच्छी हो चुकी है। अब इन्वेस्टर का जो एतमाद है वो बहाल हुआ है। जिस तरह हुकूमत ने हिकमत अमली अपनाई थी, जिस तरह स्मगलिंग को रोका था, डॉलर पे काबू पाया था, और जो जिस समझते हैं मार्केट और कितना ऊपर जा पाएगी? देखिए, अभी जो मार्केट में जिस तरह ये डे बाय डे रोज़ नए हाई बना रही है, तो हम एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि जो अब इस दफ़ा जो है ऑल टाइम हाई नया रिकॉर्ड बन सकता है। जी बिल्कुल, नया रिकॉर्ड बन सकता है। 6 साल 5 माह बाद इस मार्केट जो जिस सतह से थी अब उससे भी ऊपर चली गई है और इम्कान है कि एक नया रिकॉर्ड बनाने के बाद ही मार्केट में कुछ करेक्शन आ सकती है। इस वक्त स्टॉक मार्केट में बेहतर रुझान बरकरार है। इन्वेस्टर्स ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। इन्वेस्टर जो बेसिकली है दिलचस्पी दे रहे हैं, ये भी एक रीज़न है। बहुत शुक्रिया नजीब नाज हमारे साथ मौजूद थे। IMF के साथ मुज़ाकरात मुस्बत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तमाम इदारों ने पर अमल दरामद भी किया है। कारकर्दगी इत्मीनान बख्श है। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा कि IMF मिशन से मुज़ाकरात कामयाब होने की कभी उम्मीद है। IMF के साथ मुज़ाकरात अच्छे अंदाज से कामयाब हो जाएंगे। इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स भी जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद ग़ुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। ग़ुलाम मुर्तज़ा, IMF के साथ जो इस वक्त मुज़ाकरात चल रहे हैं, क्या अपडेट हो सकी अब तक और किन चीज़ों पर डेड लॉक है? जी बिल्कुल, IMF के साथ जो मुज़ाकरात हैं उन पे आज सबसे अहम इशू तवानाई के ऊपर बात हो रही है और तवानाई के हवाले से बताया गया है कि कौन कौन से जो सब्सिडीज़ हैं वो विड्रॉ कर ली गई हैं, किन किन जो शुबे हैं उन पे गैस के रेट्स बढ़ा दिए गए हैं। बिजली के हवाले से भी बताया गया है कि किसानों के जो ट्यूबवेल हैं उनके ऊपर भी सब्सिडी विड्रॉ कर ली गई है। गर्दिशी कर्ज़े के हवाले से भी बताया जा रहा है कि गर्दिशी कर्ज़े को मैनेज किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो सबसे अहम इसमें था कि जो भी पास ऑन करना है सार्फिन को, बिजली की कीमतें हों या गैस की कीमतें हों, ये बता दिया गया है कि वो तमाम की तमाम पास ऑन कर दी गई हैं। अब ये है कि जो तकसीम कार कंपनीज़ हैं उनके हवाले से बताया गया है कि तकसीम कार कंपनीज़ के जो प्राइवेटाइजेशन है उसका अमल शुरू हो चुका है और जल्द उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। इसके साथ सुई गैस कंपनियां जो है, गैस कंपनी जिसमें SNGPL है, SSGC है, उसके हवाले से भी बताया गया है कि उनको जो माली खसारा है वो कम करने के लिए कहा गया है और जो इससे पहले उनके मामला थे वो सारे कवर कर लिए गए हैं। इस जो नया नोटिफिकेशन है 1 नवंबर से जो गैस की कीमतें लागू की गई हैं उसमें तमाम चीज़ें शामिल कर दी गई हैं। ग़ुलाम मुर्तज़ा, आप हमारे साथ ही रहिएगा। डॉक्टर खाकान नजीब साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे मईशत हैं। अस्सलाम वालेकुम खाकान साहब, बड़ी पॉजिटिव खबरें आ रही हैं आम आदमी को समझाने के लिए। कैसे समझाएंगे आप कि जो स्टॉक एक्सचेंज में बहुत अच्छे पॉइंट्स का इजाफा हुआ है और 6 साल का रिकॉर्ड टूट गया है, उसके क्या मुस्बत असरात होंगे और आम आदमी तक ये सहूलत कैसे पहुँच पाएगी?
پاکستان میں چونکہ ارلی گرین شوٹس ہیں کہ جو اکانومی کا شاید ڈاؤن ورڈ ایٹ لیسٹ ٹرینڈ ہے، اسپیشلی ایگریکلچر میں اگر آپ دیکھیں تو ساری جو کراپس ہیں ان کا جو اس دفعہ کا پروڈکشن ہے وہ بہتر آ رہی ہے. کاٹن کو ہی دیکھیں تو پچھلے سال 5 ملین بیلز تھی، اس سال 11-12 ملین بیلز ہے. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ نے بھی تھوڑا سا ریئیکٹ کیا ہے. روپی بھی جو ہے وہ دونوں طرف موو کر رہا ہے، اسٹرانگ بھی ہو گیا تھا، اب تھوڑی سی ویکنیس بھی ہے جیسے جیسے ڈیمانڈ اور سپلائی اس کو ڈٹرمن کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ دیکھیں گے IMF کا جو مشن ہے وہ وقت سے آ گیا ہے پاکستان میں، ہمیں انتظار نہیں کرنا پڑا. تو ان کو یہ امید تو ہے کہ ہمارے جو اہداف ہیں لارجلی 30 ستمبر کے وہ وی آر ان دا بال پارک. اگر کہیں نہیں بھی پورے ہوئے اہداف تو وہ ایڈجسٹمنٹس کے ساتھ کریکٹ ہو سکتے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیے کہ پروفیٹیبلٹی آف کمپنیز بھی جو ہے وہ ریزنیبل ہے، بارنگ دا فیکٹ دیٹ پاکستان ایک انڈیوسڈ سلو ڈاؤن میں ہے. ہم اکانومی کو ایک ٹائٹ مانیٹری پالیسی کے تھرو ڈیمانڈ کو کم کر کے سلو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سو دیٹ تھوڑی سی مائکرو اکنامک اسٹیبلٹی جو ہے اس کو ہم ریسٹور کر سکیں ملک میں. اب اگر آپ ان سب چیزوں کو دیکھیں تو ارلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انفلیشن بھی جو ہے شاید پیک کر گئی ہے، اور اس کے بعد آنے والے دنوں میں چونکہ پرائز پاس تھروز جو ہیں وہ ہو گئے ہیں، مینلی انرجی میں بھی ہو گئے ہیں، پیٹرولیم میں بلکہ کچھ بہتری بھی ہوئی ہے، گیس کا بھی پرائز پاس تھرو ہو گیا. So let's hope کہ انٹرنیشنل سینیریو نہ تبدیل ہو، ادروائز تھنگز آر لوکنگ اے لٹل مور اسٹیبل رائٹ ناؤ. ٹھیک ہے، چیزیں اسٹیبل ہیں. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور غلام مرتضیٰ آپ کا بھی بہت شکریہ. پازیٹیو خبریں آ رہی ہیں. اگر انٹرنیشنل کچھ چیزیں نہیں بدلتی تو یہ پازیٹیو جو امپیکٹ ہے جس کا معیشت پر پڑ رہا ہے وہ عام آدمی تک بھی پکے گا. سابق وزیر اعظم شہباز شریف کا MKM کنوینر خالد مقبول صدیقی سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے. شہباز شریف نے MKM کنوینر کو قائد نون لیگ نواز شریف سے ملاقات کی بھی دعوت دے دی ہے. شہباز شریف کی دعوت پر MKM وفد کل لاہور میں نواز شریف سے ملاقات کرے گا. MKM وفد کی سربراہی خالد مقبول صدیقی کریں گے. ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال اور الیکشن کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی. اس کے علاوہ شہباز شریف نے خالد مقبول سے ان کی والدہ کی بیماری پر بھی مزاج پرسی کی ہے. محمد سلمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈیٹیلز ان سے جانیں گے. محمد سلمان، نواز شریف سے ملاقات ہونے جا رہی ہے MKM کے وفد کی، ممکنہ طور پر کیا ایجنڈا ہوگا اس کا؟ جی بالکل، مسلم لیگ نون اور MKM میں جو قربتیں ہیں وہ بڑھنے لگی ہیں. سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے MKM کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کو ٹیلی فون کیا. ذرائع کا کہنا ہے کہ شہباز شریف نے خالد مقبول صدیقی سے ان کی والدہ کی بیماری پر مزاج پرسی کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ سیاسی باتیں جو ہیں وہ ہوتی رہیں. ملکی صورتحال پر جو ہے وہ تبادلہ خیال ہوا، جبکہ شہباز شریف نے جو ہے وہ میاں نواز شریف سے جو ہے وہ ملاقات کی دعوت دی MKM کو، جس کے بعد جو ہے وہ یہ دعوت MKM نے قبول کی ہے. اور ذرائع بتاتے ہیں کہ کل لاہور میں نواز شریف سے جو ہے وہ MKM کا وفد ملاقات کرے گا. MKM کے وفد کی سربراہی جو ہے وہ کنوینر خالد مقبول صدیقی کریں گے، جبکہ سینئر ڈپٹی کنوینر فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال بھی ان کے ہمراہ ہوں گے. جی ٹھیک ہے، یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا MKM جب جائے گی تو یقیناً MKM پہلے بھی PDM کی اتحادی رہ چکی ہے، اور جب PDM گورنمنٹ ختم ہونے والی تھی تو کچھ ناراض بھی تھے MKM کے جو وفد تھا، اور ملاقاتیں ہوتی تھیں، اسٹیٹمنٹس جو سامنے آتی تھی. ابھی آپ کو لگ رہا ہے کوئی آنے والی گورنمنٹ میں اگر مخلوط حکومت بنتی ہے تو MKM یقیناً کوئی مطالبات سامنے رکھے گی؟ جی بالکل، MKM جو وفاقی حکومت کے ساتھ رہی ہے ماضی میں، تقریباً 2 ادوار ہیں جو گزارے ہیں، جس میں ایک دور جو ہے وہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا تھا. اس میں جو ہے وہ جس طرح کے چلیں، بہت بہت شکریہ سلمان آپ کا. سلمان مجاہد بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، MKM رہنما ہیں، ان سے ہی جان لیتے ہیں کہ کیا پلان ہے MKM کا. سلمان صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سلمان صاحب، کیا ابھی ایک جو ملاقات ہونے والی ہے نواز شریف صاحب سے MKM کے ایک وفد کی، جس کی جو قیادت ہے خالد مقبول صدیقی صاحب کر رہے ہیں، تو کیا مطالبات ہوں گے MKM کے، اور یہ ممکنہ طور پر اس ملاقات کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں آپ شاید بہت جلدی میں ہیں. میں اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں کہ ابھی 2 ہفتہ پہلے MKM پاکستان نے فلسطین یونٹی ریلی کی تھی، فلسطین یکجہتی ریلی کی تھی. اس حوالے سے تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دی گئی تھی. تو خالد مقبول صاحب نے شہباز شریف صاحب کو بھی کال کر کے اس ریلی میں شرکت کی دعوت دی تھی. اس کے بعد یہ چیز طے ہوئی تھی کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ملاقات بھی رکھی جائے گی. تو وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ آج شہباز شریف صاحب کا رابطہ ہوا ہے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب سے، اور میرے خیال میں ملاقات طے ہوئی ہے.
کل خالد مقبول صدیقی صاحب کی قیادت میں MQM کا اعلیٰ سطح وفد جو ہے وہ لاہور جائے گا, ملاقات کرے گا. اچھا, یعنی صرف فلسطین کا معاملہ ڈسکس کیا جائے گا اس ملاقات میں, اور نواز شریف صاحب سے کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر کوئی بات نہیں ہوگی, صرف فلسطین کی بات ہوگی؟ آپ پورا سن تو لیجئے. جی, میں نے آپ کو ایک بیک گراؤنڈ بتایا کہ رابطہ کہاں سے شروع ہوا. دوسرا, جب دیکھیں جب دو سیاسی رہنما ملتے ہیں, سیاسی پارٹیز ملتی ہیں, تو لازمی بات ہے ملک کی سیاست پہ بھی بات ہوتی ہے, الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے, الیکشن پہ بھی بات ہوگی. اور ابھی پچھلی حکومت میں MQM پاکستان اہم اتحادی تھی, PDM کی جو گورنمنٹ تھی اس میں شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنایا ہوا تھا. اس حوالے سے بھی جو ایک سلسلہ ہے وہ چل رہا ہے, اور آنے والے دنوں میں سیاست میں کوئی بھی چیز حرف آخر نہیں ہوتی, اور سیاست میں ہمیشہ مذاکرات کے دروازے کھلے رہتے ہیں. الیکشن اتحاد کے حوالے سے تو میں کچھ نہیں کہوں گا ابھی, کیونکہ MQM کی روایت رہی ہے, MQM نے جب بھی الیکشن لڑائے تنے تنا لڑائے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ ضرور ہو سکتا ہے. کل کی ملاقات کے بعد ہم چیزیں سامنے آئیں گی. چلے, ملاقات کے بعد چیزیں سامنے آئیں گی. بہت بہت شکریہ. سلمان مجاہد بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, رہنما MQM ہیں, اور کہہ رہے ہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بات ہو سکتی ہے, لیکن اتحاد کے حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا. ویلکم بیک ناظرین. مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے 4 سال بعد باقاعدہ سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا. مریم نواز کے ہمراہ جاتی عمرہ سے نون لیگ کے مرکزی سیکریٹریٹ پہنچے. نواز شریف نے سیاسی ملاقاتیں کی. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جو ہیں ہم اپنے نمائندے زہیب قاظمی سے جانیں گے. پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے باقاعدہ طور پر اپنی سرگرمیاں جو ہیں سیاسی سرگرمیاں شروع کی, اور آج پارٹی سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں ایک مصروف ترین دن گزارا, جس میں انہوں نے اجلاس کی صدارت بھی کی, اور خاص طور پر سیال کوٹ کے ٹکٹ ہولڈرز جو ہیں قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلی کے, ان کے ساتھ ملاقاتیں کی. اور اس دوران پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نے سیال کوٹ کی لیڈرشپ کی خاص طور پر جو ہے ان کی جو 21 اکتوبر کا جلسہ تھا اس کو کامیاب بنانے میں اور ان کی اس میں شرکت پہ جو ہے ان کا شکریہ ادا بھی کیا. اور اس وقت موقع پر نواز شریف نے ان سے خطاب کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے ہمیشہ پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی معاشی طور پر استحکام کرنے میں کامیاب ہوئی, اور سابقہ دور کے جتنے بھی ترقیاتی پروجیکٹس تھے اس کے بارے میں بھی نواز شریف نے جو ہے وہ اجلاس کے دوران اور ان سے ملاقات کے دوران جو ہے وہ ذکر کیا. خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نے جو ہے IMF کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ IMF کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ مستقبل میں پاکستان کو IMF کی ضرورت نہیں پڑے گی, اور پاکستان جو ہے جلد اپنے پاؤں پر جو ہے دوبارہ کھڑا ہوگا اور معاشی صورتحال جو ہے وہ بہتر ہوگی. یہ ملاقات جو ہے تقریباً 1 گھنٹہ جو ہے وہ جاری رہی, اور لمبی ملاقات میں نواز شریف کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر جو قائدین سینئر رہنما ہیں, جن میں اسحاق ڈار, احسن اقبال, شہباز شریف اور جو دیگر مین مرکزی قائدین ہیں وہ شامل تھے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. زہیب قاظمی ہمارے ساتھ موجود اور ہمیں اس اجلاس کا احوال بتا رہے تھے. ناظرین, جب یہ اجلاس ختم ہوتا ہے بعد مریم اورنگزیب میڈیا سے گفتگو کرتی ہیں, اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ سیاسی مخالفین لیول پلینگ فیلڈ کا رونا رونے کی بجائے الیکشن کی تیاری کریں. مریم اورنگزیب کی میڈیا سے گفتگو, کہا موجودہ مسائل کے حل کے لیے سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا. نواز شریف پاکستان سے مہنگائی ختم کرنے کے لیے تیار ہیں. نون لیگ کی منشور کمیٹی نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا ہے. شہباز شریف نے پنجاب میں لوگوں کی خدمت کی. مسلم لیگ نون نواز شریف کی قیادت میں الیکشن کے لیے تیار ہے. اس وقت جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں ان کو میرا مشورہ ہے کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ کا رونا نہ روئیں, بلکہ فیلڈ میں الیکشن کی تیاری کریں, جیسے پاکستان مسلم لیگ نون کر رہی ہے. اور جیسے پاکستان مسلم لیگ نون نے تمام ایڈمنسٹریٹو جو پلیٹ فارمز ہوتے ہیں ان کو بحال کر کے الیکشن کی تیاری شروع کی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون وہ واحد جماعت ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الیکشن کے لیے تیار ہے. پاکستان کے مسائل ایسے ہیں جو کوئی ایک سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا, پاکستان کے موجودہ مسائل کو ختم کرنا ہوگا. ایک جماعت الیکشن لڑنے سے گھبرا رہی ہے, الیکشن میں مزید تاخیر چاہتی ہے. شرجیل میمن کی نام لیے بغیر تنقید. کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بولے کوئی کتنے ہی دعوے کر لے, بڑے بڑے جلسے بھی کر لے, پیپلز پارٹی عام انتخابات میں کلین سویپ کرے گی. PTI کا بیانیہ عوام کے خلاف ہے, ملک کے خلاف ہے. بلاول سب کو جوڑنے کی بات کر رہے ہیں, توڑنے کی بات نہیں کرتے. پیپلز پارٹی کو کبھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی, امید ہے آئندہ بھی نہیں ملے گی. پیپلز پارٹی کے خلاف تمام اتحاد کو ویلکم کریں گے. ایک اور جماعت ہے جو کہ الیکشن لڑنے سے کتکتا رہی ہے, ایک پارٹی PTI جس کا بیانیہ ملک کے خلاف, جس کا بیانیہ عوام کے خلاف. الیکشن انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کلین سویپ کرے گی. کوئی کتنے بھی دعوے کر لے, کوئی کتنے بھی بڑے بڑے جلسے کر لے, سب چیزیں سب کی نظر میں کہ
क्या चीजें किस तरह हो रही हैं, लेकिन अवाम के दिल में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इंतखाबात का बिगल बजते ही सियासी पार्टियां और इलेक्शन कमीशन मुतहरक हो गए हैं। प्रिजाइडिंग, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग और पोलिंग अमले की फहरिस्त भी मुरतब कर ली गई है। ज़राई इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क भर में 10,07,361 अफसरान को तैनात किया जाएगा। पंजाब में 5,26,123 अफसरान ड्यूटियाँ देंगे, जबकि सिंध में 2,64,100 अफसरान फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। KP 50,491 और बलूचिस्तान में 50,491 अफसरान को तैनात किया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे। इंतखाबात का बिगल बजते ही सियासी पार्टियां और इलेक्शन कमीशन मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। प्रिजाइडिंग अफसरान, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग और पोलिंग अमले की फहरिस्तें भी मुरतब कर ली गई हैं। ज़राई इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क भर में 10,07,361 अफसरान को तैनात किया जाएगा। जी हाँ, आपको बताएं इस हवाले से कि इंतखाबात का बिगुल बजते ही सियासी पार्टियां और इलेक्शन कमीशन मुतहरिक है। प्रिजाइडिंग, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग और पोलिंग अमले की फहरिस्त मुरतब कर ली गई है। ज़राई इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क भर में 10,07,361 अफसरान को तैनात किया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। जी गुलाम मुर्तज़ा, ये जो तैयारियाँ की जा रही हैं, फहरिस्तें मुरतब की जा रही हैं, इस हवाले से बताइएगा। जी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स समेत पोलिंग अमला जो है उसकी तमाम फहरिस्तें मुरतब कर ली गई हैं। कल इनको तैनात कर दिया जाएगा और इनकी तैनाती के जो नोटिफिकेशन है वो भी दे दिए जाएंगे। ड्यूटियां इनकी लगाई जा रही हैं। तकरीबन 10,07,361 टोटल अमला है जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और पोलिंग स्टाफ पर मुश्तमिल है। सूबों में अगर देखा जाए तो तकरीबन 5,26,123 अफसरान को जो है वो सूबे पंजाब में तैनात किया गया है। सिंध में अगर देखा जाए तो तकरीबन 2,64,100 तादाद है इन अफसरान की, और खैबर पख्तूनख्वा में देखा जाए तो 1,66,655 मजमूई तौर पर अफसरान और मुलाजमीन हैं जिन्हें तैनात किया जा रहा है। और बलूचिस्तान में मजमूई तौर पर 50,491 अफसरान हैं जिनको नामजद किया जाएगा। इनमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स भी हैं, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स भी हैं और पोलिंग अमला भी शामिल है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा। आसिफ जरदारी का सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में जीत पर अवाम से इज़हार तशक्कुर। कहा, मुर्तज़ा वहाब और सलमान अब्दुल्ला मुराद की कामयाबी अहले कराची का मुखालिफिन के लिए ख़ास पैगाम है। आसिफ अली जरदारी ने ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में फतह पर पार्टी कारकुनों को खिराज तहसीन पेश किया और कहा कि 8 फरवरी का सूरज बिलावल भुट्टो जरदारी की फतह का पैगाम लेकर तुलू होगा। पीपल्स पार्टी का हर कारकुन बेनज़ीर भुट्टो शहीद का सफ़ीर बनकर इंतखाबी मुहिम शुरू कर दे। अवाम की मुश्किलात के थोड़े दिन रह गए हैं, पीपल्स पार्टी अवाम की मुश्किलात ख़त्म करेगी। अब शामिल करेंगे दिन भर की 10 अहम खबरें। आगे बढ़ेंगे, अब कुछ बात करेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में टाइम आउट होने का पहला वाक़या हुआ है। श्रीलंका के एंजलो मैथ्यूज़ विकेट पर आने से पहले ही आउट करार दे दिए गए। एंजलो मैथ्यूज़ समारा विक्रमा के आउट होने के 2 मिनट के अंदर विकेट पर ना पहुंच सके। कवानीन के मुताबिक आउट होने पर नए बल्लेबाज को 2 मिनट में विकेट पर पहुंचना होता है। श्रीलंकन बल्लेबाज मैथ्यूज़ एक बॉल भी खेले बगैर आउट करार पाए हैं। तो ये इंटरनेशनल क्रिकेट में पहला वाक़या है टाइम आउट होने का। श्रीलंका के एंजलो मैथ्यूज़ विकेट पर आने से पहले ही आउट करार पाए। जब एक प्लेयर आउट होता है तो उसके 2 मिनट का वक्फा दिया जाता है। इन 2 मिनट्स नेक्स्ट प्लेयर को विकेट पर आना होता है और अगला प्लेयर अगर विकेट पर 2 मिनट में ना पहुंच पाए तो उसे टाइम आउट करार दे दिया जाता है। तो ये पहला वाक़या पेश आया है। एक बॉल भी नहीं खेल सके और आउट हो गए हैं, टाइम आउट हुए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में ये टाइम आउट का पहला वाक़या है। श्रीलंका के एंजलो मैथ्यूज़ विकेट पर आने से पहले ही आउट करार पाए हैं। एंजलो मैथ्यूज़ समारा विक्रमा की आउट होने के 2 मिनट के अंदर विकेट पर नहीं पहुंच सके। तो एक खबर तो आयशा ने बताई है, बड़ा अनोखी सी चीज़ है, लेकिन रूल्स तो हैं लेकिन फर्स्ट टाइम इस तरह से हमने सुना है। नाज़रीन, इसी के साथ पाकिस्तान लाइव में ब्रेक लेंगे और उसके बाद हम लोग कुछ स्मोक और कॉन्गो वायरस के हवाले से भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। अभी वक्त है ब्रेक का। वंस अगेन व्यूअर्स, वेलकम बैक टू पाकिस्तान लाइव। और ख़बर यह है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का MKM कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और शहबाज शरीफ ने MKM कन्वीनर को कायद नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात की दावत दी है। शहबाज शरीफ की दावत पर MKM का वफ्द कल लाहौर पहुँचेगा और नवाज शरीफ से मुलाकात करेगा। MKM के वफ्द की सरबराही खालिद मकबूल सिद्दीकी करेंगे।
साथ ही साथ इस मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और इलेक्शन के हवाले से बातचीत की जाएगी। इसके अलावा शहबाज शरीफ ने खालिद मकबूल से उनकी वालिदा की बीमारी पर मिजाज पुरसी की। तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का MQM कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और शहबाज शरीफ ने MQM कन्वीनर को कायद नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात की भी दावत दी। शहबाज शरीफ की दावत पर MQM वफ्द कल लाहौर में नवाज शरीफ से मुलाकात करेगा। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने 4 साल बाद बाकायदा सियासी सरगर्मियों का आगाज कर दिया। मरियम नवाज के हमरा जाती उम्रा से नून लीग के मरकजी सेक्रेटेरिएट पहुंचे। नवाज शरीफ ने सियासी मुलाकातें भी की हैं। मज़ीद तफसीलात ज़ुहैब हसन काज़मी की ज़ुबानी। नवाज शरीफ का मॉडल टाउन पहुंचने पर शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। इस मौके पर मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ, इसहाक डार, एहसन इकबाल समेत नून लीग की क़यादत भी मौजूद रही। नवाज शरीफ का कहना था कि हमारा मकसद पाकिस्तान को महंगाई, बेरोजगारी और दहशतगर्दी से पाक करना है। नून लीग ने पहले भी पाकिस्तान की तरक्की की सियासत की और आगे भी ये सफर जारी रहेगा। कारकुनान भरपूर अंदाज में इलेक्शन की तैयारी करें। मुशावरती इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा, नवाज शरीफ ने वापस आना ही था। शरीफ खानदान ने सबसे ज्यादा झूठे मुकदमात और सजाएं काटी हैं। सबको इलेक्शन में बराबर का मौका मिलना चाहिए। सब सियासी जमातों का बैलेट पेपर पर निशान होना चाहिए। किसी के भी हाथ पांव बंधे नहीं होने चाहिए। ना हम इसके हामी हैं, ना हम इसकी हिमायत करते हैं। इसीलिए मैंने ये बात पहले कह दी है कि अगर किसी ने तोशा खाने में वारदात की है, साइफर के बुनियाद पे एक साजिश की है या 9 मई के वाकयात में कोई मुलव्वस है, तो अदालती निजाम से रिलीफ ले। हम नहीं रुकावट डालने वाले, हमारा कोई मुतालबा नहीं है इस सिलसिले में। हम तो ये समझते हैं कि सबको इलेक्शन में आना चाहिए, सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि अफगानिस्तान का मामला इंतहाई हसास है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने साथ साथ चलना तो है, लेकिन अपने सिक्योरिटी मामलात भी देखने हैं। ख्वाजा साद रफीक ने वाज़ेह किया कि हमने माजी में इस्तीफे दिए, ना ही धरने। अब 2023 में भी मैदान में डट कर मुकाबला करेंगे। तो हम चाहते हैं कि जिसकी भी हुकूमत हो पाकिस्तान में, अफगान हुकूमत उसके साथ ताउन करे। हम मिलजुल के पड़ोसी भी हैं, भाई भाई भी हैं, मुश्किल वक्त के साथी भी हैं। हमने मिलकर ही गुजारा करना है। एक दूसरे को धमकाने का फायदा कोई भी नहीं होगा। उनका कहना था कि जेल में मौजूद सियासतदान का फैसला अदालत ने करना है। नवाज शरीफ को पार्टी सदर बनाने की मैंने बात नहीं सुनी। कैमरामैन सज्जाद अली के साथ ज़ुहैब हसन काज़मी, PNN लाहौर। अब कुछ बात करें कोंगो वायरस की, तो कोयटा में कोंगो वायरस खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करने लगा है। कोयटा में कोंगो वायरस का मुश्तबा मरीज दम तोड़ गया है। आपको बताया कि कोंगो वायरस से मुतासरा शख्स को हज़ारगंजी से हॉस्पिटल लाया गया और गुज़श्ता रोज़ कोंगो वायरस से मुतासर कोयटा के एक डॉक्टर इंतकाल कर गए थे। कोयटा के सिविल हॉस्पिटल में अमले के 8 अफराद कोंगो वायरस का शिकार हो गए और साथ ही साथ कोयटा में अब तक कोंगो वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 9 हो गई है और महकमा सेहत की टीमें इस्लामाबाद से कोयटा पहुंच रही हैं और सिंध के तमाम हॉस्पिटल्स को कोंगो वायरस से बचाव और हिफाजती इक़दाम करने की हिदायत भी की गई है। आगे बढ़कर आपको बताएं कि कोंगो वायरस की बीमारी कैसे लगती है। इस हवाले से आपको बताएं कि कोंगो वायरस की बुनियादी वजह जानवर की खाल के साथ चिपकी चीचड़ियाँ होती हैं, जिन्हें अंग्रेजी में टिक्स कहा जाता है। मुतासरा टिक्स जानवरों या इंसानों को काट कर वायरस मुंतकिल कर देते हैं। इसी तरह ये वायरस एक से दूसरे इंसान या जानवर को खून और टिश्यू से मुंतकिल होता रहता है। कोंगो वायरस के इलामात क्या हैं, तो आपको बताएं कि ये बीमारी अचानक जाहिर होती है। बुखार, जोड़ों, कमर और गर्दन में दर्द, खिंचाव और आंखों में सूजन होती है। मरीज को मतली, कै, एसाल, गले में दर्द और तबीयत में उतार चढ़ाव आता है। यरकान और गुर्दों की खराबी भी शुरू हो जाती है। बदन में सफ़ेद खुलियों और प्लेटलेट की तादाद इतनी कम हो जाती है कि मरीज़ के नाक और मुंह से खून आना शुरू हो जाता है। क्या कोंगो वायरस का इलाज मुमकिन है, तो इसका जवाब है कि कोंगो वायरस से मुतासरा मरीज़ का इलाज मुमकिन है। इसके लिए मरीज़ का बर वक्त हॉस्पिटल पहुँचना ज़रूरी है। ऐसे मरीज़ को हॉस्पिटल में 14 दिन के लिए आइसोलेशन में जो है वो रखा जाता है। डॉक्टर और तीमारदार दस्ताने, मास्क और जो है वो अपने आप को प्रॉपर कवर करके मरीज़ के पास जाते हैं। आपको बताएं कि कोयटा के हवाले से क्या इलामात हैं, कैसे इसकी जो है इसके बर वक्त जो है वो इसको कैसे काउंटर किया जाता है, कैसे इसका इलाज है, उस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक जनरल सेक्रेटरी MPA डॉक्टर कैसर सज्जाद। डॉक्टर कैसर सज्जाद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जिस तरह कि हमने सुना है कि जानवर से ये जो है वो मर्ज़ जो है वो मुंतकिल होता है, सबसे पहले तो इसके हवाले से इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। कितना अलार्मिंग है कोंगो वायरस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ये बहुत अरसे से ये प्रॉब्लम
जानवरों के जिस्म के ऊपर जो उनके जो उनका फर होता है उसके ऊपर होता है ये, और अगर वो इन्फेक्टेड होता है कॉन्गो वायरस के साथ तो वो कीड़ा किसी को भी काट ले, जो लोग मवेशियों को हैंडल करते हैं, फार्म हाउसेज में होते हैं लोग, उनको ये बीमारी लग सकती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इंसान से इंसान में कैसे ट्रांसफर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे बहुत से लोगों ने पूछा कि जी उसके साथ बैठ सकते हैं, खाना खा सकते हैं, तो बिल्कुल खा सकते हैं। ये जो वायरस है ये छींकने से, खांसने से, हाथ मिलाने से ये वायरस ट्रांसफर नहीं होता है। ये ट्रांसफर उस वक्त होगा जैसे कि इन तमाम डॉक्टरों को। अच्छा कैसर साहब, पहले तो ये चीज़ हमें पहले ये कर देना कि क्लियर कि जिस तरह ये जानवरों से इंसान में जाता है तो जानवरों में ये वायरस है ये हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि एक जगह पे पढ़े थे तो ये बताया जा रहा था कि स्टार्टिंग में तो पता ही नहीं चलता कि एक जानवर को कॉन्गो वायरस है। देखिए इसका जो है ना, आप मैं बाद में ये बात बताता कि करना क्या चाहिए इसमें। देखिए जो मवेशी वाइल्ड लाइफ को जो ये लोग सब डील करते हैं ना, उनका काम है कि ये जानवरों के अंदर अगर टिक है तो उसको उसके जानवरों का टेस्ट किया जाए कि इसके अंदर वायरस है कि नहीं है, और इसको मॉनिटर किया जाए हर 3 महीने बाद तमाम जानवरों को, हर महीने बल्कि जानवरों को इसका एग्जामिनेशन होना चाहिए, और उसके बाद उसको गोश्त को वो जो स्लाउटर होता है उसके बाद उसको ज़बह किया जाए प्रॉपर तरीके से और फिर उसका गोश्त बेचा जाए। लेकिन यहाँ पर वो सिस्टम मौजूद नहीं होता है जब तक आप उस जानवर के जो टिक उसके अंदर पाए जाते हैं उसका टेस्ट नहीं करेंगे, उस जानवर के ब्लड का टेस्ट नहीं करेंगे, तब तक वो मार्केट में इसी तरह से ज़बह होकर मार्केट में उसका गोश्त भी बिकता रहेगा और लोग उस जानवर को निगहदाश्त भी करते रहेंगे, उसके हाथ भी फेरते रहेंगे। तो इसके रोकने का यही तरीका है कि हमारे यहाँ एक सिस्टम बनना चाहिए। अगर हम चाहें कि ये बीमारी, ये वायरस आगे ना फैले तो हम पहले तो जहाँ जहाँ ये सिर्फ और सिर्फ जानवरों के जिस्म के ऊपर जो फर है उसके ऊपर होता है, ये जिल्द के ऊपर, जिससे हम आसानी से इसको मॉनिटर करके रोका जा सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी इंसान को काट लेता है फिर वो इंसान से इंसान में ट्रांसफर होता है खून के जरिए या उसकी सिक्रीशन के जरिए, किसी लुआब के जरिए। तो उसको बचाने के लिए जरूरी है कि तमाम ये जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है हमारा, इन तमाम लोगों को चाहिए कि बहुत एहतियात की जरूरत है। तमाम जो हेल्थ वर्कर्स हैं कि जब भी आप कोई सिरिंज का इस्तेमाल करें, कोई ऑपरेशन करें या छोटा मोटा वूंड जो है उसको साफ करें, ड्रेसिंग करें, तो उसको 2 ग्लव्स। कैसर साहब, इसी तरह ये तो आप एहतियाती तदाबीर बता रहे हैं, जब क्योंकि ये इंसान से इंसान में भी मुंतकिल हो जाता है, तो वो कौन सी यूनिवर्सल प्रिकॉशंस हैं जो कि हम इख्तियार कर सकते हैं कि हम इससे बच सके? अगर हमें पता हो कि साथ वाले को कॉन्गो वायरस है तो हमने किस तरह से बचना है? देखिए, अगर ये पता हो कि साथ वाले को कॉन्गो वायरस है तो बहुत आसान है, और उसके लिए आसानी के लिए यही मैं कह रहा हूँ कि जो लोग उसको डील करते हैं वो ग्लव्स पहन कर डील करें। जो भी इंजेक्शन लगाना है, जो भी उनके साथ उनके जख्म को ठीक करना है, जो उनका ऑपरेशन करना है उसको डील करें। उनके साथ जो लोग हैं वो भी बहुत एहतियात से उनके साथ हाथ ना मिलाएं, क्योंकि अगर जो एक नॉर्मल आदमी है अगर उसकी उंगलियों में कोई कट लगा हुआ है, कोई हल्का सा कोई नाखून में कोई जख्म है या थोड़ी सी, उसका हाथ मिलाने से अगर उसके हाथ में जख्म है या कोई चीज ऐसी है, उसका खून या उसका सिक्रीशन लुआब वो अगर चला गया उसके हाथ में, तो वो जो कट है आपके स्किन में, जो स्किन मुसलसल नहीं है, इंटरप्टेड हो गई है, कट गई है आपकी, हल्का सा कट है, लोग ख्याल नहीं करते हैं, तो वो उसके जरिए आपके जिस्म में जा सकते हैं और आप कॉन्गो वायरस का शिकार हो सकते हैं। तो लिहाजा बहुत जरूरी है कि आप अगर ऐसे लोगों को डील कर रहे हैं, ऐसे जानवरों को डील कर रहे हैं या ऐसे इंसान को डील कर रहे हैं, तो आपसे जरूरी है कि आप ग्लव्स पहन के करें और कोशिश करें कि अगर आपको पता है कि कॉन्गो वायरस का मरीज है तो आप एक की जगह 2 ग्लव्स पहनकर एक डिस्टेंस की भी जरूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद है। और कॉन्गो वायरस है क्या और इससे किस तरह से हमने बचना है, इस हवाले से हमें बता रहे थे। अभी वक्त है ब्रेक का। अब कुछ बात करें फ़ज़ाई आलूदगी की, तो फ़ज़ाई आलूदगी से छुटकारा ना मिल सका। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 283 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि कराची फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से तीसरे नंबर पर है और कराची का एयर क्वालिटी इंडेक्स 193 रिकॉर्ड किया गया है। तो कराची
तीसरे नंबर पर आ गया है और कराची का एयर क्वालिटी इंडेक्स 193 रिकॉर्ड किया गया। जी हाँ, भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 467 रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली में स्मोक का राज बरकरार। दिल्ली हुकूमत की जानिब से स्कूलों की बंदिश की तारीख में तौसी कर दी गई। स्कूल 10 नवंबर तक बंद रहेंगे। छठी से जो है 12वीं क्लास के तलबा को ऑनलाइन क्लासेस लेने की हिदायत जारी कर दी है। दिल्ली में स्मोक का राज बरकरार है और दिल्ली हुकूमत इस हवाले से इकदाम भी कर रही है। स्मोक बढ़ती जा रही है। लाहौर में इस वक्त स्मोक के जो फिगर्स हैं वो भी आपको बताए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली में भी, दिल्ली दुनिया की पहले नंबर पर है, सर फहरिस्त है उन सिटीज़ में जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं स्मोक से। तो हमारे साथ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट चौधरी असलम भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि स्मोक मुज़र सेहत गैसेस और फ़ज़ाई आलूदगी का मजमुआ है। मुज़र सेहत गैसेस कीमियाई अज्जा मिट्टी के ज़रात से स्मोक बनाती हैं, जबकि इन्हें नापने के अमल को पार्टिकुलेट मैटर कहा जाता है। इन ज़रात को उनके हजम की बुनियाद पर 2 दर्जों में तकसीम किया गया है और एक ख़ास हद तक तजावुज़ करने पर ये गैसेस फ़ज़ा को आलूदा कर देती हैं। किसी भी इलाके की फ़ज़ा में मौजूद ज़रात की तादाद 25 माइक्रोग्राम फी क्यूबिक मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मुज़र सेहत गैसों के अखराज और हवा में मिट्टी के ज़रात के मिलाप से स्मोक बनती है। धुआं और धुंध के मिलने से भी स्मोक बनती है। ये एक किस्म की फ़ज़ाई आलूदगी है जिसे फोटोकेमिकल स्मोक भी कहा जाता है। छोटे कीमियाई अज्जा सांस के ज़रिए इंसानी जिस्म में दाखिल होकर सेहत के मसाइल पैदा करते हैं। हमारे साथ चौधरी असलम मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, लेकिन हमने देखा कि हम लोग हमेशा इस नेमत से महरूम ही रही हैं। साफ़ आबो हवा में सांस लेना बड़ा मुश्किल हो चुका है। कितनी अलार्मिंग ये स्मोक है? देखिए, ये तो बहुत ख़तरनाक है क्योंकि इसका लेवल जैसे आपने भी बताया, ये तो बहुत डेंजरस लेवल है और आने वाले 2 से 3 दिन में इसमें कमी का कोई इम्कान नहीं, क्योंकि कोई ऐसा वेदर सिस्टम अगले 2 से 3 दिन में नहीं है। लेकिन महकमा मौसमियात ने आज एक एडवाइजरी इशू की है, उसमें कोई एक सिस्टम वेदर देने वाला जो पाकिस्तान में एंटर होगा कोई 7 तारीख को, वो कोई 3-4 दिन रहेगा। लाहौर में भी कोई लाइट टू मॉडरेट रेन की फोरकास्ट है, इसमें कोई 8 और 9 तारीख को। तो इसमें अगर थोड़ी बारिश होती है तो उससे इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अगर ज़्यादा बारिश होगी या विंड ज़्यादा तेज़ चलेगी तो इसमें फ़र्क पड़ने का इम्कान है। अदरवाइज़ इसकी सूरत हाल अभी ख़राब रहेगी कुछ दिनों तक। चौधरी साहब, जिस तरह हमने देखा कि इससे पहले लाहौर में तकरीबन 300 से अबव जो था वो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इस वक्त 283 पर आया, लेकिन थोड़ा कम आया। इसकी क्या वजह है और कब तक ये इस तरह ये सिलसिला रहेगा? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो हर हफ्ते CM साहब एक मीटिंग कंडक्ट करते हैं, मैं भी उसके एक पार्ट हूँ, तो उसमें मेयर्स मुख्तलिफ ले रहे हैं। तो उसमें सारी जैसे धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ एक्शन और फैक्ट्रियाँ बंद करना, और इस तरह डस्ट स्पेशली जो कंस्ट्रक्शन का काम वहाँ यहाँ पे हो रहा है वो उधर जो है वो छिड़काव वगैरह करना, जैसे जो रेत की ट्रैलीज है अगर वो शहर में एंटर होती हैं तो उनके ऊपर तरपाल वगैरह, तो इस तरह की मेयर्स जो है जो ले रहे हैं, तो इनसे जो खतर का इजाफा थोड़ा सा अभी आना शुरू हुआ। तो अगर ये इनका ये इलाज है, अगर हम इनके मेयर्स लेते रहें तो यही फिर इसके लिए सूबंद साबित होगा। अच्छा चौधरी साहब, जिस तरह खुश्क मौसम है और स्मोक भी है, तो कोई आवाम के लिए अच्छी खबर कि बारिश होगी, इस स्मोक से कब जान छूटेगी हमारी? देखिए, मैंने अभी कहा कि महकमा मौसमियात ने आज एक एडवाइजरी इशू की है जिसमें बारिश की पेशीन गोई की गई है। इसमें लाहौर के अगर बात की जाए तो इसमें ज़्यादातर लाइट टू मॉडरेट रेन है, बल्कि ज़्यादा लाइट के चांसेस हैं, और इसमें विंड चलेगी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं चलेगी। इससे कोई फ़र्क थोड़ा सा इसमें रिड्यूस होगी, लेकिन उसके बाद फिर ये सिलसिला चलेगा जब तक ये स्टबल बर्निंग वगैरह जैसे जो पैडी चावल की जो बाकियात है वो जब तक फसल खत्म नहीं होगी, तो ये इसका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है इसमें भी। अच्छा चौधरी साहब, एक जिस तरह हम देखते हैं कि विद इन अ सिटी हर इलाके में, एक शहर के इलाकों में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स एक से दूसरे से मुख्तलिफ होता है, ये क्या वजह होती है? देखिए, जैसे जो एटमॉस्फेयर में जो पोल्यूशन जाती है, जैसे जो मोलक हो जाते हैं पार्टिकल, PM जो पार्टिकल आपने कहा, जो पार्टिकल पोल्यूशन इनको कहते हैं, तो ये ड्रिफ्टिंग होती है इनकी, ये मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो मॉनिटरिंग सेंटर यहाँ पे वो जैसे वो पोल्यूशन मूव करती है उधर जाएगी तो वहाँ पे डेफिनेटली ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जो महकमा माहौलियात वाले कहते हैं कि 24 आवर्स की जो एवरेज होती है वो इसका सही इंडेक्स होता है। तो ये तो आवरली और करंट लेवल सिचुएशन दे रहे होते हैं।
ठीक है चौधरी असलम साहब, साथ ही रहेगा हमारे साथ माहिर माहौलियात डॉक्टर एजाज भी मौजूद हैं। डॉक्टर एजाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। स्मोक जो है, इस वक्त स्मोक सीज़न है, जिस तरह हम देखते हैं कि गर्मी का सीज़न होता है, सर्दी का सीज़न होता है, अब हमें स्मोक का सीज़न भी देखना पड़ता है, कितने मिनट के लिए? जी बहुत शुक्रिया। असल में जो इस वक्त जो हर साल ही ये जो मसला है ये तो आता है और कोई कमी नहीं हो रही बल्कि बढ़ता जा रहा है। इसकी रेंज भी अब ये मुख्तलिफ लाहौर से आगे बढ़ के बहुत सारे दूसरे शहर हैं उसमें भी फैलता जा रहा है। उसका बुनियादी सबब तो यही हमारी जो एयर पोल्यूशन है वही है, और एयर पोल्यूशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो आज से जो चंद साल पहले तक जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसका 40-45% जो है वो कंट्रीब्यूशन है। जबकि जो भी रिसेंट जो स्टडीज़ हुई हैं अर्बन यूनिट ने लाहौर में जो की हैं उसके मुताबिक 80 से 82% जो कंट्रीब्यूशन है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर का है इस एयर पोल्यूशन में, और जो कि स्मॉग का सबब बनता है। जो ओपन बर्निंग होती है ये एग्रीकल्चर और उसके हवाले से वो भी एक फैक्टर है, लेकिन ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर का है। अब ट्रांसपोर्ट में क्वालिटी ऑफ ऑयल, क्वालिटी ऑफ जो फ्यूल है वो, फिर मेंटेनेंस जो ट्यूनिंग है गाड़ी की वो किस तरह होती है। हमारे यहाँ जो मोटरसाइकिल, चिंजी, रिक्शा, बसें, जो डीजल की जो जितनी भी ट्रांसपोर्ट है वो जो है वो बढ़ती जा रही है, और वो उस तरीके से जो उसको मैनेज करना होता है, गाड़ी को मेंटेन करना होता है, वो नहीं होती, जिसकी वजह से ये जो है भाई ये बढ़ता जा रहा है सिलसिला स्मॉग का। और ना सिर्फ ये कि लाहौर बल्कि उसके साथ मुल्क का शहर भी जो है अब वो उसका शिकार होते जा रहे हैं। ठीक है, यही बात चौधरी असलम साहब आपके पास लेकर आऊँगी। जिस तरह डॉक्टर एजाज ने कहा कि एक रीज़न ट्रांसपोर्ट का जो धुआं है, लेकिन हम देखते हैं कि सारा साल ही ये धुआं होता है, इन्हीं 2 महीनों में क्यों हमें इतना अफेक्ट करता है हमारी फ़ज़ा को? देखिए अभी जैसे डॉक्टर साहब ने सही फरमाया, लेकिन इसमें जो मेन करैक्टर कह लें या मेन जो प्लेयर है वो है टेम्परेचर। अगर गर्मियों की मैं बात करूं जिसमें थ्रेशिंग सीजन होता है वीट वगैरह का, उसमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन लेवल होता है, लेकिन उसमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वो डिस्पर्स हो जाती है हवा में जाके। तो इन दिनों में टेम्परेचर कम होता है, जो मोहल्लक रहते हैं, सस्पेंड होते हैं जो पार्टिकल्स, उनको कोई जगह ऐसी नहीं मिलती, कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि जिससे ये डिसिपेट हो सके, क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा होता है। तो ये मेन रीज़न है कि ये सस्पेंड रहते हैं, और टेम्परेचर इन जो 2 माह में है इसमें जो पोल्यूशन लेवल होता है तो टेम्परेचर की वजह से, कम टेम्परेचर से वो डिसिपेट नहीं होने देता। तो ये मेन वजह है इन माह में। यही से जाहिर होता है कि एक माहौलियाती तब्दीली भी है, जिसके बाद हम लोग ये स्मोक के मसाइल भी देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे, और साथ ही साथ माहिर माहौलियात डॉक्टर एजाज भी हमारे साथ मौजूद थे। अभी वक्त है ब्रेक का। नया सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग, इसमें है योगर्ट प्रोटीन और केराटिन का सुपर मिक्स, जिससे बाल दिखे 2 गुना ज्यादा घने और मुमकिन करे हर हेयर स्टाइल। इस शादी सीजन जब बाल हो थिक, कोई भी स्टाइल करो पिक। लकी शर्ट, लकी चेयर, अनलकी शेरी और लेस। Quiero conmigo que haya nada negativo, mira vengo positivo y tengo ganas de paso de la cama, paso de la cama. मिल गई। क्रिकेट ऑलवेज ऑलवेज। एक माँ ही बनाती है बेटी को सर से मजबूत, जड़ से मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू का मिल्क प्रोटीन और एलोवेरा फॉर्मूला बनाए इसके बालों को मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू, तुम मजबूत हो। पहली बार विटामिन सी और ग्लिसरीन के साथ नया लक्स, जो दिल को निखारे, नमी दे और दे चांद सा रोशन चेहरा। लक्स फेस ऑफ द ईयर माया अली। थैंक यू लक्स। और ये अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं, ये है इन सभी खूबसूरत चेहरों का जिनकी रोशनी से दुनिया रोशन है। नया लक्स, दे चांद सा रोशन चेहरा। मेरे बाल आपकी तरह घने और मजबूत कैसे होंगे? इधर आ, मेरी तरह बालों में प्याज लगानी पड़ेगी। मुश्किल है, पहले छीले, फिर काटे, फिर इतनी देर तक लगा कर रखे। हाँ, मेहनत तो बहुत लगेगी, पर इसकी
नया लाइफ बॉय नेचुरली स्ट्रॉन्ग शैम्पू। इसमें है प्याज और एलोवेरा का स्पेशल फॉर्मूला। ये घने और 5 गुना तक मजबूत बाल। The wait is finally over as I welcome you all to the Lucky shirt? Lucky chair? Unlucky Sherry? और Liz? Quiero conmigo que haya nada negativo, mira vengo positivo y tengo ganas de. Quiero conmigo que fue nada negativo, yo no tengo positivo y tengo ganas de jalar. Paso de la cama, paso de la cama, paso de la cama. मिल गई Liz? अब मैच का मजा आएगा। Pakistan has won the toss and they've elected to bat. नया सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग। इसमें है योगर्ट प्रोटीन और केराटिन का सुपर मिक्स, जिससे बाल दिखे 2 गुना ज्यादा घने और मुमकिन करे हर हेयर स्टाइल। इस शादी सीजन जब बाल हो थिक, कोई भी स्टाइल करो पिक। सोल सिटी लाहौर जदीद तर्ज तामीर का एक शाहकार और अजीम शान प्रोजेक्ट। जदीद मुनफरिद मुस्तहकम जिंदगी का आगाज। हमारी वेबसाइट soulcity.com.pk विजिट करें और कॉल 111-768-505। सोल सिटी। माँ ही बनाती है बेटी को सर से मजबूत जड़ से मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू का मिल्क प्रोटीन और एलोवेरा फॉर्मूला बनाए इसके बालों को मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू, तुम मजबूत हो। कराची के इलाके डालमिया में सीमेंट फैक्ट्री के गोदाम में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग पुराने टायरों और कचरे में लगी है। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश में इस वक्त मसरूफ हैं। कराची इलाके डालमिया में सीमेंट फैक्ट्री के गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग पुराने टायर्स और कचरे में लगी। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियाँ आग पर काबू पाने में जो है वो मसरूफ हैं। इस टाइम ये आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पर कि किस तरह काले धुएँ इस वक्त जो है वो फ़ज़ा में है और ये रेस्क्यू जो है अमल भी उसका शुरू हो चुका है। हमारे नुमाइंदे शायान अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी शायान, इस वक्त क्या सूरत हाल है और रेस्क्यू अमल कहाँ तक पहुँचा है? हाँ जी, देखिए कराची का इलाका ये स्टेडियम के करीब डालमिया है, जहाँ पे जो कुछ देर कबल ये एक पाइप फैक्ट्री में जो है आग भड़क उठी थी। बताया जा रहा है कि पाइप फैक्ट्री में मौजूद जो मशीनरी थे उनके जो है नाकारा टायर यहाँ पे रखे गए थे और इन टायरों के करीब जो है झाड़ियाँ मौजूद थी। झाड़ियों में जो है अचानक से आग भड़क उठी और आग की वजह से जो है ना बताया जा रहा था कि वहाँ पे तो काफ़ी मुश्किलात हो रही थी और फायर ब्रिगेड की जानिब से जो 4 गाड़ियाँ जो है आग बुझाने में मसरूफ रही और मजीद जो है बताया जा रहा है कि अब जो 80% से ज़्यादा जो है आग पर कंट्रोल कर लिया गया है और कूलिंग का अमल जो है जारी है। जी अच्छा शायान, ये भी बताइएगा कि जब ये आग लगी है, ये पहले तो ये क्लियर करेंगे फैक्ट्री के अंदर आग लगी है या फैक्ट्री के आसपास कहीं उसके एरिया में? हाँ जी, देखिए ये फैक्ट्री है और फैक्ट्री में जो है पाइप बनाए जाते हैं और फैक्ट्री जो है काफ़ी दिनों से बंद पड़ी थी और यहाँ पे जो है मशीनरीज और जो टायर पड़े हुए थे उनमें जो है अचानक आग भड़क उठी है। इब्तदाई तौर पे जो है बताया जा रहा है कि आग की कोई वजूहत नहीं सामने आ रही है। जो आग पे काबू पा लिया जाएगा, कूलिंग का अमल जारी रहेगा, उसके बाद जो है मालूम किया जा सकता है कि आग की वजह क्या है, कि क्यों लगी आग और किस तरह ये लगी है। जबकि फायर हुकाम का कहना है कि काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल कर लिया गया है और कूलिंग की जा रही है। जी अच्छा शायान, फैक्ट्री के अंदर मुलाजमीन भी होंगे तो उनके हवाले से बताएगा कि कोई खुदा न खास्ता कोई नुकसान वगैरह या फिर कोई ज़ख्मी हुआ हो? हाँ जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि फैक्ट्री जो है काफ़ी टाइम से जो है बंद पड़ी थी तो इस वजह से जो है अमला कुछ खास यहाँ पे बताया नहीं जा रहा है। कुछ जो चौकीदार वगैरह थे वो आग के मुकाम से काफ़ी दूर थे जिनकी वजह से जो कोई जानी नुकसान पेश नहीं आया है और फायर काम का कहना है कि अब तक जो है किसी भी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ क्योंकि वो झाड़ियाँ और ख़राब जो है वो टायर वहाँ पे मौजूद थे। इस वजह से जो है वहाँ पे काफ़ी जो है शहरी वगैरह जो है वहाँ से दूर थे जिसकी वजह से शायन, जिस आपने बताया कि फैक्ट्री बंद है तो बंद फैक्ट्री में आग लगना। हेलो जी, जिससे आपने बताया कि ये फैक्ट्री बंद थी तो बंद फैक्ट्री में आग कैसे लग सकती है? ये देखिए कुछ अमला होता है वहाँ पर और वहाँ पे कुछ लोग होते हैं, जैसे अक्सर उमूमन देखा जाता है कि सिगरेट वगैरह भी पिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे झाड़ियाँ थी और पुराने टायर थे और काफ़ी जो है कचरा पड़ा हुआ था। अब ये आग बुझाने के बाद और आग पे जो है मुकम्मल तौर पे कंट्रोल करने और कूलिंग करने के बाद जो है ये वजूहत सामने आ सकती है। कबल वक्त जो है बताना होगा कि क्या वजूहत थी। जैसे जैसे आग पे कंट्रोल किया जाएगा मुकम्मल तौर पे उसके बाद जो फायर हकाम जो है वो अपनी तहकीकात कंप्लीट करने के बाद जो बता सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया शायान अली हमारे साथ मौजूद और इस वक्त जो है वो इब्तदाई तहकीकात भी जारी हैं।
उधर सेनेट में कायदे ऐवान के मामले पर पीपल्स पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। सेनेट में मौजूद कायदे ऐवान कौन है? पीपल्स पार्टी ने नया तनाज़ा खड़ा कर दिया। पीपल्स पार्टी सेनेटर्स का चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को ख़त लिखने का फैसला। इसहाक डार कायदे ऐवान हैं। चेयरमैन सेनेट ने ज़बानी बता दिया है। अहम खबर है, पीपल्स पार्टी ने मौक़िफ़ अपनाया कि कायदे ऐवान वज़ीर आज़म का नुमाइंदा होता है। पीपल्स पार्टी ने इजहार हैरानगी किया कि निगरान वज़ीर आज़म बाप का या फिर कायदे ऐवान नून लीग से हैं। पीपल्स पार्टी ने तजवीज़ दी है कि वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी को कायदे ऐवान होना चाहिए। जी हाँ, सेनेट में कायदे ऐवान के मामले पर पीपल्स पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। सेनेट में मौजूदा कायदे ऐवान कौन? पीपल्स पार्टी ने नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है। पीपल्स पार्टी सेनेटर्स का चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को ख़त लिखने का फैसला। इसहाक डार कायदे ऐवान है। चेयरमैन सेनेट ने ज़ुबानी आगाह कर दिया। पीपल्स पार्टी ने मौक़िफ़ अपनाया कि कायदे ऐवान वज़ीर आज़म का नुमाइंदा होता है। इसी पर मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे। किरण खान हमारी नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं। किरण खान, ये जो एक नया तनाज़ा खड़ा किया गया है पीपल्स पार्टी की जानिब से, इस हवाले से बताइएगा। किरण खान से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर आपको बताएं कि सेनेट में कायदे ऐवान के मामले पर पीपल्स पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है। सेनेट में मौजूदा कायदे ऐवान कौन? पीपल्स पार्टी ने नया तनाज़ा खड़ा कर दिया। पीपल्स पार्टी सेनेटर्स का चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को ख़त लिखने का फैसला किया गया है। इसहाक डार कायदे ऐवान है। चेयरमैन सेनेट ने ज़ुबानी आगाह कर दिया। पीपल्स पार्टी ने मौक़िफ़ अपनाया कि कायदे ऐवान वज़ीर आज़म का नुमाइंदा होता है। पीपल्स पार्टी ने इज़हार हैरानगी किया कि निगरान वज़ीर आज़म बाप का और कायदे ऐवान नून लीग से है। पीपल्स पार्टी ने तजवीज़ दी कि वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी को कायदे ऐवान होना चाहिए। निगरान दौर के कायदे ऐवान का तहरीरी तौर पर आगाह किया जाए, ये पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा गया है। तो एक नया जो है वो कह सकते हैं कि तनाज़ा खड़ा हो चुका है। तहफ़्फ़ुज़ात पीपल्स पार्टी की जानिब से जो हैं वो सामने आ चुके हैं और उन्होंने कहा है कि इसहाक डार कायदे ऐवान है। चेयरमैन सेनेट ने ज़ुबानी आगाह कर दिया। पीपल्स पार्टी ने मौक़िफ़ अपनाया कि कायदे ऐवान वज़ीर आज़म का नुमाइंदा होता है। एक नया तनाज़ा जो खड़ा हो चुका है, इस पर मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे। हमारी नुमाइंदा किरण खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी किरण। सेनेट में कायदे ऐवान के मामले पर पीपल्स पार्टी ने जो तहफ़्फ़ुज़ात है उनका इजहार कर दिया है। सेनेट में मौजूदा कायद ऐवान कौन होगा? पीपल्स पार्टी ने नया तनाज़ा खड़ा कर दिया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को खत लिखने का भी फैसला कर लिया गया है, जिसपे इसहाक डार कायदे ऐवान होंगे और चेयरमैन सेनेट ने ज़ुबानी आगाह कर दिया है। कायदे ऐवान वज़ीर आज़म का नुमाइंदा होता है और पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी को कायदे ऐवान होना चाहिए था। साथ ही साथ पीपल्स पार्टी ने यह भी तजवीज़ की कि निगरान दौर के कायदे ऐवान का तहरीरी तौर पर आगाह किया जाए और कायदे ऐवान वज़ीर आज़म का नुमाइंदा होता है और निगरान वज़ीर आज़म बाप का कायद ऐवान नून लीग से और पीपल्स पार्टी का इजहार हैरानगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया किरण खान हमारे साथ मौजूद थी। तो नाज़रीन, गैस की कीमतों में इजाफा भी गर्दिशी कर्जा ना रोक सका। एक साल में 3 बार गैस टैरिफ में 300% इजाफा किया गया। दस्तावेजात के मुताबिक 3 साल में गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में 940 अरब का इजाफा हुआ। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 1144 अरब से बढ़कर 2084 अरब तक पहुंच गया है। पीटीआई दौर में गर्दिशी कर्जे में 407 अरब का इजाफा हुआ। पीटीआई दौर में गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 1144 अरब से बढ़कर 1551 अरब तक पहुंचा। पीडीएम हुकूमत में गर्दिशी कर्जे में 553 अरब का इजाफा हुआ। गर्दिशी कर्जा 1551 अरब से बढ़कर 2084 अरब तक पहुंच चुका है। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा रोकने के लिए जनवरी 2023 में गैस टैरिफ में 113% इजाफा किया गया। टैरिफ में इजाफे से आवाम पर 300 अरब का इजाफी बोझ पड़ा। हालिया नवंबर में भी गैस टैरिफ में 200% तक इजाफा किया गया। हालिया इजाफे से सार्फिन पर 400 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। 3 साल में गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 1144 अरब से बढ़ चुका है। अब पीटीआई दौर में गर्दिशी कर्जे में 407 अरब का इजाफा हुआ था। अब गर्दिशी कर्जा बढ़कर 1551 हो चुका है। पीडीएम हुकूमत में गर्दिशी कर्जा 533 अरब था। जी हाँ, गैस महंगी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि गर्दिशी कर्जा रुक नहीं रहा। एक साल में 3 बार गैस टैरिफ में 300% इजाफा किया गया। दस्तावेजात के मुताबिक 3 साल में गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में 940 अरब का इजाफा हुआ है। खबर है हंगू से। हंगू में जाली शनाख्ती कार्ड बनाने वाला गिरोह गिरफ्तार। डीपीओ निसार अहमद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि अफगान बाशिंदों का पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बनाने वाला 14 रुकनी गिरोह पकड़ा गया है। गिरफ्तार गिरोह में विलेज सेक्रेटरी, नादरा एहलकार समेत 14 अफराद मुलविस हैं।
विलेज सेक्रेटरी समेत मुलव्वस 6 अफराद गिरफ्तार हैं। दीगर मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है। ये गिरोह 9 लाख के एवज एक अफगान बाशिंदे को शनाख्ती कार्ड बना रहा था। गिरोह एक बूढ़ी औरत को वरगला कर उसे ज़कात के नाम पर शनाख्ती कार्ड और दस्तावेज लेता था। मुल्ज़िमान के खिलाफ फौरन ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमात दर्ज किए गए हैं। हंगू में जाली शनाख्ती कार्ड बनाने वाला गिरोह गिरफ्तार हो चुका है। डीपीओ निसार अहमद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि अफगान बाशिंदों का पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बनाने वाला 14 रुकनी गिरोह पकड़ा गया है। इस गिरोह के हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे सैयद अदनान हमारे साथ मौजूद हैं। जी सैयद अदनान। जी बिल्कुल, हंगू थाना सिटी पुलिस की अहम कार्रवाई की है। गैर मुल्की अफगानी बाशिंदे को 9 लाख रुपए की एवज से पाकिस्तान शनाख्ती कार्ड बनवाने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें सेक्रेटरी विलेज काउंसिल और नादरा एहलकार समेत 13 अफराद मुलव्वस थे, जिनमें 6 मुल्ज़िमान गिरफ्तार है जबकि 8 मुल्ज़िमान की तलाश जारी है। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हंगू निसार अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। उन्होंने कहा कि ये अफगानिस्तान के एक बंदे को जो के कार्ड बना रहे थे, तो उस हवाले से हमें इत्तला मौसूल हुई, जिस पर सिटी पुलिस पहुंचकर मौके पर ही नादरा एहलकार को गिरफ्तार किया। दौरान तफ्तीश मालूम हुआ कि अफगानी मुल्जिम ने पाकिस्तान शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए 9 लाख रुपए एजेंट जहूर और सदीकी के जरिए दी है, जिसमें सेक्रेटरी विलेज काउंसिल और दीगर एहलकार भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद अदनान हमारे साथ मौजूद थे। 9 मई केस में शेख रशीद को रिलीफ मिल गया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने ज़मानत मंजूर कर ली है। इस हवाले से भी आपको बताएंगे कि क्या क्या ज़मानत मिली है। आपको बताएं कि शेख रशीद का 9 मई के हवाले से ये था। मज़ीद डिटेल देंगे। अब एक बार रुक करेंगे। एक और ख़बर है, सेनेट में कायदे ऐवान के हवाले से भी खबर है जो हमने आप तक पहुँचाई है। सुप्रीम कोर्ट बहरिया टाउन से 460 अरब रुपए की वसूली का ये मामला है। सिंध हुकूमत ने बहरिया टाउन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए अरबों रुपए पर हक के दावा आयद कर दिया है। जी हाँ, आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में जमा रकम सिंध हुकूमत को दी जाए। सिंध हुकूमत की दरख्वास्त, सिंध हुकूमत ने रकम की हसूल के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में जमा रकम सिंध हुकूमत की है। दरख्वास्त सिंध हुकूमत को तरक्याती मनसूबों के लिए फंड्स की अशद ज़रूरत है। दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट 4 मई 2018 फैसले में 16,000 एकड़ की मलकियत सिंध हुकूमत को तस्लीम कर चुकी है। दरख्वास्त बहरिया टाउन के साथ में ताख़ीर की मुतफरिक दरख्वास्त दिसंबर 2020 में मुस्तरद हो चुकी है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट बहरिया टाउन से 460 अरब रुपए की वसूली का यह मामला है, जिसमें सिंध हुकूमत ने बहरिया टाउन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए अरबों रुपए पर हक के दावा कर दिया है। बहरिया टाउन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा रकम सिंध हुकूमत को दी जाए। सिंध हुकूमत की ये दरख्वास्त है। सिंध हुकूमत ने रकम की वसूली के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में जमा रकम सिंध हुकूमत की है। दरख्वास्त सिंध हुकूमत को तरक्याती मनसूबों के लिए फंड्स की अशद ज़रूरत है। दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट 4 मई 2018 फैसले ने 16,000 एकड़ की मलकियत सिंध हुकूमत की तस्लीम कर चुकी है। साथ ही साथ आपको बताएं कि दरख्वास्त बहरिया टाउन के एक साथ में ताख़ीर की मुतफरिक दरख्वास्त दिसंबर 2020 में मुस्तरद कर चुकी है। दरख्वास्त बहरिया टाउन की नई दरख्वास्त भी एक साथ अदाइयों में ताख़ीर मकसद है। बहरिया टाउन 16,000 एकड़ के एवज 460 अरब के एक साथ जमा कराने का पाबंद है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 460 अरब अदाइयों का हुक्म बहरिया टाउन की रजामंदी से दिया है। ये दरख्वास्त में कहा गया है। तो एक और मामला है, अहम मामला जो कि उठा है सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन से 460 अरब रुपए की वसूली का ये मामला है, जिसमें सिंध हुकूमत ने बहरिया टाउन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए अरबों रुपए पर हक के दावा कर दिया है। बहरिया टाउन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा रकम सिंध हुकूमत को दी जाए। सिंध हुकूमत की ये दरख्वास्त है और सिंध हुकूमत ने रकम को हसूल के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में जमा रकम सिंध हुकूमत की है। दरख्वास्त में ये कहा गया है सिंध हुकूमत को तरक्याती मनसूबों के लिए फंड्स की अशद ज़रूरत है। इस दरख्वास्त में मजीद क्या कहा गया है जानेंगे अपनी नुमाइंदा शबिया नकवी से। जी शबिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, बहरिया टाउन से 460 अरब की वसूली के मामले पर सिंध हुकूमत ने बहरिया टाउन की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए अरबों पे हक के दावा कर दिया और कहा ही गया है दरखास्त में कि बहरिया टाउन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा रकम है वो सिंध हुकूमत को दी जाए। सिंध हुकूमत ने रकम की हसूली के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट में मुतफरिक एक दरखास्त है वो भी दायर कर दी गई। दरखास्त में भी यही कहा गया कि सिंध हुकूमत को तरक्याती मनसूबों के लिए फंड की अशद जरूरत है और सुप्रीम कोर्ट 4 मई 2018 फैसले में 16,000 एकड़ की जो मलकियत है वो सिंध हुकूमत की तस्लीम कर चुकी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शबिया नकवी हमारे साथ मौजूद थी।
आगे बढ़ेंगे। दहशत गर्दों ने एक बार फिर इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान पर वार करना शुरू कर दिया है। मुल्क में पैगामी पाकिस्तान की रोशनी में इत्तेहाद, रवादारी और हम आहंगी को यकीनी बनाने के लिए बाकायदा ज़ाब्ता-ए-अख़लाक़ पेश कर दिए गए हैं। उलमा कराम ने इस्लाम को हथियार बनाने वालों को बदतरीन गुनाहगार करार दे दिया।